हाय मैम। हाय, कैसा आप? आई एम वेल बाय गॉड्स ग्रेस। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताइए। अच्छा, माय नेम इज डॉक्टर सृष्टि सिंह and I am a dentist by profession, but I am a healthcare enthusiast as well. I love to read about general welfare, general well-being, and how we can take different aspects of our health and natural remedies in order to gain optimum health. So, as a medical professional, what plays heavily on your heart? That's a very good question, Opal. As a medical professional, something that lays deeply in my heart is that India is known as capital of oral cancer in the entire globe. And it's one of the regions सबको पता है स्मोकिंग होता है, बट हम ये नहीं जानते कि टबैको के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. एक स्मोक फॉर्म होता है, एक स्मोकलेस फॉर्म होता है, और जो रूरल एरियाज होता है वहाँ पे डिफरेंट नेम से इसको जाना जाता है, जैसे खैनी, बुक्का, जारदी, मिश्री, धूमती. और ये स्पेशली महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के बेल्ट में बहुत कॉमनली किया जाता है एंड रूरल एरियाज में ज़्यादा दिया जाता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. टबैको कंजम्पशन इज़ वन ऑफ द रीज़न, एंड बस सिगरेट स्मोकिंग बीड़ी ही नहीं, ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, जो ये पान मसाला हम खाते हैं, सुपारी हम खाते हैं, ऑल दीज थिंग्स लीड टू ओरल कैंसर. और कैंसर होने से पहले क्या होता है, देयर इज समथिंग नोन एज प्री कैंसरस लीजन एंड कंडीशन. सो एज द नेम सजेस्ट, प्री कैंसरस लीजन्स एंड कंडीशंस, ये कैंसर से होने वाले, पहले होने वाले कंडीशन का लीजन्स होता है. अब जैसे क्या हो गया, सबसे कॉमन होता है ल्यूकोप्लेकिया. अब ल्यूकोप्लेकिया होता है टबैको यूज से और अल्कोहल यूज से. एक वाइटिश कलर का पैच दिखता है जहाँ पे भी लोग टबैको का जो भी मिश्री रखते हैं, टबैको का कंपोनेंट जान रखते हैं, तो वहाँ पे वाइटिश पैच दिखता है जिसको स्क्रेप ऑफ नहीं किया जा सकता. और उस राइट ओरल कैविटी के अंदर, एंड स्पेशली वेस्टिब्यूल, आपके गम्स, मसूड़ों और चीज के बीच के एरिया में ये वाइटिश पैच देखा जाता है. किस मतलब मसाला? राइट ये रखा था. हाँ जी. And you won't believe, patients have come up to me and they say, मैम मैं ब्रश नहीं करती, मैं तो मिश्री से मंजन कर देती हूँ. मिश्री is tobacco. And there is no information about it. That is really, it deeply troubles me. It's heartbreaking. हम मिश्री समझते हैं कि नहीं, रूरल एरियाज में मिश्री को शक्कर नहीं समझा जाता, वो टबैको का एक कंपोनेंट होता है. उसी मिश्री को, वो मिश्री नहीं, वो तो सफेद रेड वाली मिश्री इज डिफरेंट. बट मिश्री एक टबैको के कंपोनेंट को भी बोलते हैं. एंड उससे क्या होता है, बात चीन नहीं होता है. ओरल कैविटी में कुछ उसका कुछ भी योगदान नहीं है, बट नेगेटिव योगदान जरूर है उसका. बट वो एक हिट देती है, जैसे कोई भी टबैको प्रोडक्ट देता है वैसे ही एक हिट देती है. एंड पीपल गेट दे गेट इनटू दैट एडिक्शन मोड, एंड दैट इज व्हाई दे आर हिट गो थ्रू इट. तो जैसे ये प्री कैंसरस लीजन हो गया, ल्यूकोप्लेकिया हो गया, तो ये वाइटिश पैच होता है, इसको हम सलाइवेटरी स्ट्रेस मार्कर से देख सकते हैं. सलाइवरी स्ट्रेस मार्कर इससे हम ये जान सकते हैं. अब ल्यूकोप्लेकिया के ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है क्रायोथेरेपी, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है आपका एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन ई. This pre-cancerous lesion is basically treatable, but point is इतना ignorance is not always bliss when it comes to your health. हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं जब तक वो बड़ा होके नहीं आता, तब तक वी डोंट गो. पता है कुछ हो रहा है, बट जब तक एक द पेन डजंट लेट यू लिव, तब तक आना ही नहीं है. तो ऐसे ही जैसे वाइट कलर का ल्यूकोप्लेकिया होता है, एक होता है एरिथ्रोप्लेकिया, वो एकदम रेडिश डिस्कलरेशन, रेडिश पैच होता है. उसमें 50% चांसेस है मैलिग्नेंसी डेवलप होने के, कैंसर डेवलप होने के. इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेबल. तो ये हो गए लीजन्स. ऐसे ही बहुत सारे लीजन्स हैं. एक होता है ओरल सबम्यूकोसा फाइब्रोसिस. ये जो सुपारी खाना पसंद करता है, जो अरेका नट, बीटल नट क्विड, जो हमें पान में बहुत कॉमनली मिलता है, तो उससे क्या होता है, अरेकादीन अरेकोलिन बन जाता है. तो ये तो बायोकेमिस्ट्री पार्ट हो गया, इसमें हम ज़्यादा टैप नहीं करेंगे. उससे क्या होता है, आपके चीक्स में फाइब्रोसिस होने लगता है, तो आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है. अब जो पेशेंट के चीक्स हम पैल्पेट करते हैं, हमें उसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलता है, वो फाइब्रोसिस हो जाता है. और बेसिकली क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है उनका पूरा ओरल कैविटी. बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, इंटॉलरेंस टुवर्ड्स स्पाइसी फूड. दिस इज ऑल्सो प्री कैंसरस कंडीशन, जिसको लोग नहीं देखते. कोई बात नहीं, इग्नोर किया, बट देन इट कम्स इन फॉर्म ऑफ कैंसर. अब बाय गॉड्स ग्रेस, द टेक्नोलॉजी, मेडिकल फिटर्निटी एंड टेक्नोलॉजी हैज बिकम वेरी एडवांस्ड,
सब चीज़ों का ट्रीटमेंट है, बट वाई टू वेट, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मेरा मानना है मन पे पढ़ने ही मत दीजिए ताकि स्वाद ही ना डेवलप हो, एंड फिर कैंसर हो जाते हैं, जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। तो इसमें अर्ली स्टेजेस में ये प्रॉपरली ट्रीटेबल है, प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट रहता है, प्रोग्नोसिस भी अच्छा खासा रहता है। बट जब लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ कैंसर होता है तो एक टर्म होती है मेटास्टेसिस, जहाँ पे वो कैंसर बस एक सीमित एरिया तक सीमित नहीं रहता, वो दूसरी ऑर्गन्स में माइग्रेट कर जाता है। जैसे ओरल कैंसर देखा गया है कि लंग्स में माइग्रेट करता है, वहाँ पे वो फिर लंग कैंसर बना करता है, वो ब्रेस्ट कैंसर बनाने लगता है ब्रेस्ट में माइग्रेट करके। तो जहाँ मेटास्टेसिस आता है तब वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, जो यूजुअली लेटर स्टेज में आता है। बट वैसे वी हैव हार्मोनल थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जिकल इंटरवेंशन, जिससे ये प्रॉपरली ट्रीटेबल है। बट माई पॉइंट इज़ ये आदतों में पड़ना ही नहीं है इतना, it's not worth it, because I've seen patients going through the treatments and it is really difficult to, endure all that. So if you can save yourself trouble, why not? My point is that. Why do you think this is on rice? Another good question. I think it is on rise. There are many factors to it, but I believe the primary reason is entertainment. अगर आप entertainment को dissect करेंगे, if you split the word, it's entertainment. Enter. Whenever you watch something is entering you. अगर आप ऐसी सीरीज देख रहे हैं, जैसे I'll give you an example of cinema only. बिगनिंग मूवी शुरू होने से पहले 2 मिनट्स का ये दिखाया जाएगा कि मुकेश तंबाकू खाता था, उसको कैंसर हो गया, तो आप तंबाकू मत खाइए या सिगरेट मत पीजिए। बट देन यू आर वॉचिंग दैट 2-hour मूवी which is glorifying violence, which is glorifying this addictions. You can't differentiate between heroes and villains. दोनों की हरकतें सेम है, दोनों सेम सिगरेट पीती तभी निकलेगी जब वो ड्रिंक और सिगरेट पीते हुए हीरो की एंट्री हो रहा है। ये बैकग्राउंड, जस्ट इमेजिन व्हाट इट इज डूइंग टू यंग माइंड्स। वो 2 मिनट एडवर्टीजमेंट किसी को याद नहीं रहने वाला। वल्ला ये मतलब ये हमारी पहचान अगर हम ऐसा करते हैं, और इससे हम लाइक नहीं बहुत हीरो क्या लगेंगे, हम तो उससे ज़्यादा कूल है। सेकेंड पॉइंट इज दिस पीयर प्रेशर। जब मुझे एक्चुअली इस बात पे बाइबल का एक वाक्य याद आ रहा है। प्रभु यीशु ने बोला था कि तुम्हारी आँख तुम्हारे शरीर की ज्योति है, तो अगर तुम्हारी आँख निर्मल होगी तो तुम्हारा पूरा शरीर प्रकाशमान होगा। पॉइंट इज जो आप देखते हैं वो कोई ना कोई बीज आपके जहन में हो जाता है। अगर आप वायलेंस देखते हैं तो आप हैरान मत होइएगा कि आपकी लाइफ में यू आर एक्टिंग वायलेंटली। अगर आप एडिक्शन को देखते हैं और उसको आप कूल समझते हैं तो आप हैरान मत होंगे जबकि समवेयर डाउन द लाइन इफ़ यू गेट इंडल्ज इन द सेम एक्टिविटीज़। पीयर प्रेशर, बाइबल में ये भी लिखा है कि बैड कंपनी करप्ट्स गुड मॉरल्स। तो एंड इवन सेकुलर मीडिया, सेकुलर लिटरेचर से जो आप 5 लोगों के साथ रहते हो आप उनका सम टोटल हो। तो वो पीयर प्रेशर में यार कोई नहीं, तो अगर एक भी ठीक है लेकिन 5 लोग उसको गलत करने के लिए उकसा रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा कि वो आदमी गिरेगा। सो एंटरटेनमेंट एंड पीयर प्रेशर, यस, दीज टू आई थिंक आर प्राइमरी रीजंस। हाउ टू कम दिस ट्रिक। तो ज़्यादा हो चुका है अब यूथ में स्पेशली। राइट हम देखने की के फेवरेट और रिसेंट बहुत सारे ऐसे केसेस भी सुन रहे हैं यूथ में। इस तरीके के गुस्सा हैदराबाद केस आपने स्कूल में सुना होगा, शायद ये रीज़न है क्योंकि हम तो रात खाते ही चलता तो मत कल करते को हमने आज में टीचर को आँख उठा के नहीं देखा है आपको नाजूर हायरिंग स्कूल ले आएंगे। तो फिर वो आ जाते हैं आज के टाइम में टीचर हाथ नहीं खा सकता। You're right एंड कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, मेरे बच्चे होंगे, हम अभी उनको किसी चीज़ के लिए रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, पर हमने समझ है क्या सही है क्या गलत है। तो कभी बच्चे को डांटना भी पड़ेगा। मैं खुद मार में रहती, मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अगर आपको समझानी है, आपकी बातों में, आपके शब्दों में इतना वजन है कि जो बच्चे को अपने आप से एक इंटरनल कन्विक्शन लाता है। मारने में मैं विश्वास नहीं रखती, लेकिन कई लोगों को मार की भी ज़रूरत पड़ती है। मैं ये भी भोजन साथ है जब बच्चे आपको देख रहे हैं कि आप खुद ही सही राहते हैं। जो आज का जेंजी है
वो गोमती बोला जा रहा है इसकी एक को, वो खुद ही सही राह पे नहीं, एक को अपने बच्चों को कैसे यू आर एब्सोल्युटली राइट कोपल। जैसे मैं यहाँ पे अपना भी एग्जांपल दूंगी। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, मेरा एक फ्रेंड अपने वाटर बॉटल में वोडका लाया था और वो पकड़ा नहीं गया था, बट ही ट्राइड टू मिक्स इट इन माई वाटर एज वेल। ये अभी से नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से चल रहा है, बट यू नो बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज सेव्ड। एंड यू नो अ पर्सन वाज टेलिंग इट इन such a cool way, as in you know I've accomplished something। तो वो क्या हो रहा है, जो मीडिया हमारे दिमाग में एच कर रहा है वही तो बच्चों के जहन में आ रहा है। एंड मैं आर्मी बैकग्राउंड होती हूँ, वहाँ दिस इज़ वेरी कॉमन, ड्रिंकिंग स्मोकिंग इट इज़ वेरी कॉमन। तो जैसे आपने बोला, जो बच्चे घर में देखेंगे, मीडिया में जो एच करेंगे वही तो बच्चा सीखेगा, और जो घर में देखेगा वो भी बच्चा सीखेगा। भाई आर्मी वालों का मैं समझती हूँ, उनके इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है दैट दे इंडल्ज, बट वो बच्चों को उस चीज़ में इंडल्ज करना नॉट राइट। सो अरे वो अपने एडिक्शन चाहते तो हाउ टू ओवरकम दिस एडिक्शन, राइट। तो फिर पार्ट ऑफ डेंटिस्ट्री इज टबैको सेसेशन काउंसलिंग एज वेल। तो पहली चीज़ तो ये है, मैंने 2 चीज़ अपने पेशेंट्स में देखी है जो भी इस चीज़ से कभी भी सफ़र करें। जिस चीज़ को आप मान नहीं सकते उसको आप कभी ओवरकम नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट और मैं तो छोड़ सकता हूँ जब भी मुझे छोड़ना है, इट्स अंडर माई कंट्रोल। नो, इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल, दैट्स द वेरी रीजन यू हैव कम हियर। इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल एंड एक्सेप्ट इट, इट्स नॉट अंडर माई कंट्रोल। वो कब 4 से 10 हो जाता है, 10 से 1 पाक हो जाता है, पता नहीं चलता, क्योंकि हर बार कोई भी स्ट्रेस स्टिमुलेंट हो, they will always get back to that habit. So firstly, admit. Second day is, ये जो taboo है इसके related, it has to go. Because हम जानते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन शर्म के मारे अगर हम उसको acknowledge नहीं करें तो वो गलत होगा। Thirdly, I would request all the parents who are listening to me right now, God has given you these children to raise them. आपका कर्तव्य बच्चों को पालना पोसना है, सोसाइटी को खुश करना नहीं है। आई हैव सीन पेरेंट्स कम अप के मी एंड से कि बस हमारे रिश्तेदारों को नहीं पता चलना चाहिए, बस हमारी सोसाइटी को नहीं पता चलना चाहिए, इसको जैसे भी किक करना है करो। बट वो बच्चा वो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, वो ही और शी इज गोइंग डीपर इनटू शेम, डीपर इनटू गिल्ट, जबकि उस बच्चे को इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ही और शी नीड्स योर हेल्प। आपको इमोशनली प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब एक तो वो एडिक्शन में है, दूसरा वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब है तभी एडिक्शन में जा रहे हैं, वो करेक्ट। एंड देन पेरेंट्स भी उनको, और रादर देन अपलिफ्टिंग देम, दे आर पंचिंग दैट यू नो यू आर द कॉज ऑफ शेम, यू आर द कॉज ऑफ गिल्ट। दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट। थोड़ा जमाना भी बदल रहा है, पेरेंट्स तो और करो, हमारे साथ बैठ के करो। आई हैव सीन सो मेनी माय फेस, मतलब उनके पेरेंट्स ऐसे ये गर्ल्स, मैं तो अपने पापा के साथ बैठ के, गुरु हमें सिखाते हैं कि स्टॉप ऑल दीज थिंग्स, वे पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं मीडिया बैकग्राउंड से हूँ, मैंने अपने कॉलेज में यही देखा है, लाइक गुरु और चेला दोनों ही साथ बैठ के। सो अब थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है। देन एक्चुअली कुपिल क्या हुआ है, इवन इन माई कॉलेज नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, मुझे बहुत गलत बोला गया था, बिकॉज मैंने, since I come from army background, I have seen how alcohol and addiction destroy lives. Families तितर बितर हो जाती हैं, सेहत तितर बितर हो जाती है, it's not worth it. बट मेरे कॉलेज में देखा गया था, मैंने खुद ये देखा और एक्सपीरियंस किया कि लोग मुझे बुली कर देते हैं कि इसके पास तो इतना पैसे ही नहीं है कि ये खरीद सके, ये तो कूल ही नहीं है यार, इसमें क्या है, इंग्लिश में बात कर लेती है तो क्या हुआ, जब तक इन सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं होती तो हाउ, लाइक शी इज़ नॉट cool per se, or you know, as per the norms, and I'm glad I was not cool. मेरी मम्मी ने ये बहुत यंग एज में इंस्टिल कर दिया था कि अगर मैं इन सब चीज़ों में पढ़ी, one tight slap, and ये सब चीज़ों में मैंने पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज माँ का भय ही नहीं, माँ से प्रेम भी बहुत है, कुछ ऐसा नहीं करना था जिससे वो शर्मिंदा बट जिससे वो दुखी होती। एंड देन कभी इंक्लिनेशन भी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी देखा था कि जो लोग इन सब चीज़ों में ओवर इंडल्ज हो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। बट पीयर प्रेशर बहुत था, एंड वो मोमेंट होते हैं जहाँ इट्स वेरी ईजी टू ट्रिप। आई एम नॉट सेइंग लुक अप टू मी, नो, बाय गॉड्स ग्रेस तब तक ईश्वर मेरी ज़िंदगी में आ चुके थे, तो मैं जानती थी क्या सही है क्या गलत है। तो थैंक गॉड एंड थैंक्स टू माई मदर, शी इज़ बीन अ वेरी
good support system and moral system in my life. दूसरा बात तो peer pressure था, बट बहुत सारे लोग ट्रिप हो जाते हैं उस peer pressure. एंड कोई कंडेमनेशन नहीं है उसमें, कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे रहिए मत, आप उस स्थिति में रुकिए मत. डोंट बी स्टक देयर. यू हैव नथिंग टू बेनिफिट, यू हैव नथिंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट. तो टबैको सेसेशन काउंसलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसमें 5 A's, 5 R's एंड 5 D's होता है. 5 A's होते हैं आस्क, एडिक्शन के बारे में. एडवाइस, उनको एडवाइस करिए कि वो को क्विट करना चाहिए. असिस्ट, कि वो क्या क्या कर सकते हैं इसको क्विट करने के लिए. अश्योर, कभी कभी मन उदास हो जाता है तो उनको अश्योर करिए कि आप ये कर सकते हैं. एंड अरेंज करिए सारे सिस्टम, कैसे उनके पेरेंट्स को, अगर बच्चे हैं तो उनके फैमिली मेम्बर्स, वाइफ्स और जो भी उनके सराउंडिंग में रहते हो, इनको पहले काउंसिल करना पड़ता है कि ही और शी इज़ ओवरकमिंग एन एडिक्शन. विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, इरिटेबिलिटी होगी, थोड़ा गुस्सा भी आएगा, बट आप लोग एक संयम से और प्रेम से काम लेना. एंड 5 R's आर रेलेवेंस ऑफ क्विटिंग, कि अगर आप क्विट कर देंगे तो क्या, मतलब क्यों आपको करना चाहिए क्विट. रेलेवेंस ही क्या फायदे होंगे आपको. जैसे अगर आपने क्विट कर दिया तो कैंसर ट्रीटमेंट, यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कैंसर ट्रीटमेंट, बिकॉज ये महंगे भी बहुत हैं ट्रीटमेंट, एंड दे आर वेरी पेनफुल ऑल्सो. एंड पेनफुल नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली एंड इमोशनली, इट्स वेरी ड्रेनिंग. आप अपने जो जिनसे आप प्रेम करते हैं, आपके करीबी हैं, यू हैव मोर टाइम टू स्पेंड विद देम. यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एंड यू आर नॉट पुटिंग योर लाइफ एट स्टेक फॉर दैट मोमेंटरी प्लेजर. Secondly, economically also it is very liberating. Why? Because all these products, alcohol and cigarettes and cigars, they are not cheap. They're very expensive. And in treatment of getting cured from whatever they are caused from is also very expensive. And तो ये relevance हो गया. तो कोई भी अपने लिए ये तो सकता है, they can weigh the pros and cons. Why I should quit? Why? What is the relevance of quitting? दूसरा आ रही रिस्क. अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही, अगर आप कंटिन्यू करते हो तो क्या क्या हो सकता है. सबसे बुरा क्या होगा, कैंसर तो ठीक है, वो दैट वी नो, एवरीवन नोज दैट. योर चिल्ड्रन आर लुकिंग अप टू यू, यू ऑलवेज हैव पीपल लुकिंग अप टू यू. व्हाट एग्जांपल्स आर यू सेटिंग फॉर देम. अगर कोई पेरेंट है वो इस लत से जूझ रहा है, आप अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. सो वो भी बड़े होके फिर जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएंगे, दे विल ऑल्सो ट्राई टू गो इन दैट डायरेक्शन. So, is it really worth it putting your entire generation at stake? हमें फार साइटेड होना है, हमें बस आज के लिए नहीं सोचना, आगे के लिए वो सोचना है, जनरेशन के लिए सोच. तो ये हो गया रेलेवेंस, रिस्क, रोड ब्लॉक्स. और थर्ड वन इज रिवॉर्ड. जैसे कोई 1 पैक लेता था, 1 पैक में 10 सिगरेट्स होते हैं, तो आज किसी ने 4 करे हैं, गिव देम रिवॉर्ड. इफ दे लाइक टू ईट समथिंग, गिव देम. जैसे बच्चे को करता है ना कि आपने कुछ अच्छा किया, सो यू रिवॉर्ड देम. सेम इज द केस विद देम. अडल्ट्स आर ग्रोन अप चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, तो फिर उनको रिवॉर्ड करिए. रोड ब्लॉक्स, अगेन बैड कंपनी करप्ट्स गुड मॉरल्स. रोड ब्लॉक्स वही लोग होंगे जो ये तूने 10 से 4 कर ली ना, तो 1 से क्या हो रहा है. हाँ करेक्ट. एरिया वारी तो ओकेजनल हैज तो बर्थडे है, हाँ चलता है, छोरी भी. ये देखा है मैंने, दुख में भी पी रहे हैं, सुख में भी पी रहे हैं, अचीवमेंट में भी पी रहे हैं, निराशा में कोई ऐसा गेट टुगेदर हुआ तो भी चल रहा है. 2 साल है, 4 साल हो गया, राइट. तो रोड ब्लॉक्स, वो कंपनी को क्विट कर दो भैया, कर दो वो क्विट. जो आपको सही मार्ग पे नहीं ले जा सकते, उन लोगों से कट ऑफ कर लो. कंट्रोल होना चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, ऑलमोस्ट मैं कहूँगी 99% फ्रेंड्स दे आर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग. मैं उनकी बर्थडे पार्टीज में भी गई हूँ, बट आई नेवर स्मोक एंड नेवर ड्रिंक. वो ना पर है. और नहीं नॉन वेज. अगर मैं कभी जाऊँगी तो भी नो स्ट्रिक्टली कि मुझे वेज खाना है, भले मेरे लिए बाहर से है कुछ भी हो, या मैं नहीं खाऊँ. No, I will not put non-veg and these things in same category. तो डिफरेंट, They're very different. एक कंट्रोल वाली बात है. कंट्रोल वाली बात है कोपे, बट इन एजेंट्स है ना, मतलब इन कंपोनेंट्स का नेचर ही ऐसा है कि आप एक तक सीमित नहीं रह सकते. जो इसमें घुस जाते हैं कि ये मैं तो एक ही करता हूँ, वो कभी तो एक तक ही सीमित नहीं रहेंगे. इट हैज़ टेंडेंसी टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो मेरा फिर से वही स्टेटमेंट है कि ज़ुबान पे पढ़ने ही मत दो,
स्वाद चखो ही मत, ताकि लत पड़ेगी. We are talking about something Turkey trail and Oh, yes, yes. Now that since we were talking about cancer and cancer treatment, so along with hormonal therapy, radiation therapy and surgical intervention, Japan में क्या किया जाता है? For every cancer treatment, no matter where their cancer is situated, there is this supplement of turkey tail mushroom which is given. वो देखा गया है कि वो effect treatment का बढ़ा देता है. And people got cured because of turkey tail mushrooms and fasting and taking all these other mediums like radiation therapy and all that. ये सब करके कैंसर बहुत जल्दी ठीक हुआ है और like अच्छे से ठीक हुआ है. Prognosis was excellent. For turkey tail mushroom in Japan it's always sold out. And recently study रही है कि इंडिया में भी इसका आने लगा है. I personally take 7 mushroom extract and one of them is turkey tail mushroom. ये एक tobacco session Yes, tobacco cessation या this one. तो हाँ, रेलेवेंस हो गया, रिस्क हो गया, रिवॉर्ड हो गया, रोड ब्लॉक हो गया. ठीक है. एंड फिर अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स कैसे इसको ओवरकम करना है. ये जो क्रेविंग होती है यूजुअली 5 to 10 मिनट्स लास्ट करते हैं. इफ समवन इज क्विटिंग तो उस टाइम पे यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. इफ यू लाइक टू वर्कआउट आप वर्कआउट कर सकते हैं. इफ यू लाइक टू डांस यू कैन डांस. इफ यू लाइक टू सिंग यू कैन सिंग. बट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फॉर दोस 5 to 10 मिनट्स. You can chew on fennel seeds, soft. You can chew on cumin seeds, अजवाइन के बीज. तो इनमें भी वो प्रॉपर्टी होती है जो आपको सूद करती है, जो आपके माउथ में जो टोबैको हिट देता है. दीज ऑल्सो गिव द सेम हिट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. एंड देन ऑफ कोर्स दे आर निकोटीन पैचेस. एंड जो फैमिली मेम्बर्स है उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, प्लीज डोंट लेट मी फॉल बैक. इसलिए पेशेंट के साथ साथ फैमिली का भी काउंसलिंग होना ज़रूरी है. एंड आई हैव सीन कपल जिनके पास इमोशनल सपोर्ट था, दे हैव कम आउट फ्रॉम हॉरिबल थिंग्स एंड addictions much worse than smoking and drinking. तो वो ना कुछ फ्रेंड्स हैं, एक दो फ्रेंड्स हैं, वो बहुत ज्यादा सिगरेट्स लेते थे. तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि वो निकोटीन के जो गम्स आते हैं वो ले. तो दे टोल्ड मी कि जब उन्होंने उसको लिया तो उसमें उससे ज्यादा वो था. एक सिगरेट से जितना उनको नशा होता है उससे शायद 10 गुना ज्यादा नशा उस निकोटीन गम में था. निकोटीन गम एंड निकोटीन पैचेस आर अवेलेबल. उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है. ठीक है. तो उनको बोलो कि सिगरेट तो छोड़ ही दें. गम में अगर 1 entire gum is giving you so much of it, take half, take quarter of it. और ऐसा नहीं हो सकता कि वो फिर उसका एडिक्शन हो जाए उनको. होता है, निकोटीन एडिक्शन होता है. निकोटीन एडिक्शन होता है बट खराब है. नॉट एज मच एज टबैको एडिक्शन इज. एडिक्शन किसी टाइप का भी बुरा होता है, but tobacco over a period of time it is developing disorganization in your cells and that actually leads to cancer. Cancer is nothing but disorganization of cells. जो चीज जहाँ होनी चाहिए वो वहाँ नहीं है. एपिथेलियम कलेक्टिव टिश्यू में है, कलेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम में है. देयर इज नो डिमार्केशन. हाँ, एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी. जो मदर्स हैं वो अल्कोहल लेती हैं इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जो मदर्स अल्कोहल लेती हैं while they have conceived or any lady for that matter, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि the time you get conceived or any person conceives, उनको पता नहीं होता कि कंसेप्शन एग्जैक्टली हो चुका है उस टाइम पे. एंड इफ समवन इज हैविंग अल्कोहल हैबिचुअली, तो देयर हैव बीन केसेस जो कंसेप्शन से किसी ने ले लिया, उनको पता नहीं था कि उन्होंने कंसीव कर रखा है. यूजुअली पीपल गेट टू नो आफ्टर 15-30 days that they have conceived. There is fetal alcohol syndrome. जो अल्कोहल होता है इट इज बेसिकली इथेनॉल जो ड्रिंकेबल फॉर्म में आता है. इथेनॉल से क्या होता है कि इट इज टेरेटोजेनिक. टेरेटोजेनिक का मतलब है कि कंजेनाइटली वो बच्चों में डिफेक्ट करने वाला पदार्थ पाया गया है. तो इसमें क्या होता है जिस अल्कोहल फीटल सिंड्रोम में, इफ द मदर हैज कंज्यूम्ड अल्कोहल, even 2% of ethanol, only 2% of ethanol, we are not talking about the concentrated alcohol, only 2% of ethanol, जो न्यूरल क्रेस सेल्स होते हैं जो पूरा हेड नेक फेस बनाते हैं, क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर्स में डिफेक्ट पैदा कर सकता है. ओनली 2% ऑफ इथेनॉल. एंड जो ये न्यूरल क्रेस सेल्स हैं वो अपोप्टोसिस में भी चले जाते हैं, विच इज प्रोग्राम सेल डेथ. तो इस वजह से व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग इनसाइड अ मदर, देयर इज क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट. क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के केसेस होने लगता है.
उनके जो ये फिल्टर नोज और लिप्स के बीच का एरिया होता है वो स्मूदन आउट होता है. जैसे नॉर्मली में एक डब्ल्यू शेप आते हैं, उनका स्मूदन आउट होता है. देयर स्कल इज ऑफ अ स्मॉलर साइज, माइक्रोसेफेली. उनमें कार्डियोवैस्कुलर हार्ट इश्यूज आते हैं. दे हैव ऑकुलर इश्यूज, अकोस्टिक इश्यूज, रीनल इश्यूज, किडनी डिफेक्टिव होती है उनके. उन्हें सुनाई कम देता है. एंड वी टॉकिंग अबाउट न्यूरोलॉजिकली, जब शरीर छोटा होता है तो ग्रोथ रिटार्डेशन भी होती है, मेंटल रिटार्डेशन भी होती है, एडीएचडी भी होता है. तो ये सब चीजें अल्कोहल इज, यू नो, आई एम नॉट कंडेमिंग एनीवन. इट्स योर लाइफ, यू डिसाइड. But as a medical professional, it's my duty to tell that, you know, all these things are happening, which mostly media is not telling you. Earlier, we used to watch documentaries on Net Geo and Discovery Channel and History Channel, but अब entertainment इतना आ गया है. People are watching series back to back. Education कम हो गया है. So as a medical professional, it's my duty to inform that these things are happening. And alcohol बस ladies में क्यों है? If you see alcohol, it triggers migraines. It triggers trigeminal neuralgia. आपके सिस्टम में अल्कोहल 3 days तक रहता है. अल्कोहल डिस्टर्ब्स योर स्लीप. स्लीप में क्या होता है, आप जब तक रेम स्लीप में, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में नहीं पहुंचते, डीप स्लीप में नहीं पहुंचते, तब तक ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होता है. ग्रोथ हार्मोन क्यों हमें चाहिए बच्चों में? वो एज द नेम सजेस्ट, इट हेल्प्स इन ग्रोथ. अडल्ट्स में इंसुलिन सेंसिटिविटी को मेंटेन रखता है. Your brain, if it has, you know, if you've endured something traumatic, if there is growth hormone which happens in deep sleep, which is released in deep sleep, उससे एक washing effect होता है आपके brain में. So you are able to overcome trauma better. CSF fluid, cerebral spinal fluid का flushing बहुत अच्छे से होता है. So basically your entire body gets rejuvenated in the presence of growth hormone. But alcohol जब आता है तो आप REM sleep में पहुंच ही नहीं पाते, तो growth hormone कब release होगा? I heard some people कि ये बोलते हैं red wine sometimes लेनी चाहिए once a week. Yeah, red wine is not that much of an issue, but the thing is, red wine का भी क्या है? Red wine is basically fermented grape juice. But जो ये whiskeys and vodkas हैं, they are very different than red wine. Once a week लेने में red wine में क्या effect पड़ता है body, especially ladies को लगता है? There has been a study, not one study, but multiple studies indicating that heart issues have reduced. Blood purify? Blood purify. Mostly यही बोलते हैं. वो तो मांग जहर को शरीर में डालने के लिए, जो भी मीठा जहर होता है, यानी आप कुछ भी उसका एक्सक्यूज बना सकते हो. बट यूजुअली क्या है, इट हैज अ पैसिफाइंग इफेक्ट, तो कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज कम होता है. देयर इज नो स्टडी स्पेसिफिकली ऑन ब्लड प्योरिफिकेशन. सो हम थोड़ा सा डेंटिस्ट पार्ट में आते हैं अब. राइट. हाउ आर कैविटीज फाउंड? Cavities, right? All right. So I have a counter question for you. If we put bone in acid, तो क्या होता है? गलेगी. Absolutely. So your bone and teeth are made up of same crystals, hydroxyapatite crystals. These are nothing but calcium phosphorus molecules. अब क्या होता है? Just like our gut, we have good and bad microbes, bacteria in our oral cavity. So whenever we eat food, वो जो भी particles रह जाते हैं हमारे दांतों के बीच में और anywhere in our oral cavity, these bacteria feast on those particles. They metabolize those particles, and as a byproduct, acid is formed. And as you said, जब acid हम bone को acid में डालते हैं तो वो गलती है. So same is the theory here. When acid is produced by these bacteria, तो वो calcium and phosphorus को leach out करता है. And by cavities को medical term में caries बोलते हैं. And by definition, it is demineralization of inorganic matter and degradation of organic matter. अब हमारे जो दांत है उसका आउटर लेयर को एनामल बोलता है, सेकेंड लेयर को डेंटिन बोलता है, एंड थर्ड पल्प होता है. तो एनामल इज नॉन वाइटल, उसमें अपनी जान नहीं है. डेंटिन इज सेमी वाइटल, पल्प इज एंटायरली वाइटल. क्या होता है, पल्प के कुछ सेगमेंट ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस आपके डेंटिन में जाता है, तो दैट इज वेयर इट गेट्स इट सेमी वाइटलिटी. तो अब क्या होता है कि ये एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो केरीज पहले एनामल में, what is the definition? Demineralization of inorganic matter. तो ये demineralize, कैल्शियम फॉस्फोरस है वो demineralize होने लगता है, तो ये कैविटेशन वहां से शुरू होती है. तो जब तक वो एनामल में सीमित रहता है, there is no pain since it is non vital. जैसे ही वो डेंटिन में जाता है, सुपरफिशियल डेंटिन में कोई पेन नहीं होता, बट जैसे वो डीप डेंटिन में जाता है, your body is very intelligent. It starts giving you signal, now there is pain, there is this infection, get it removed, get it restored. But हम क्या करते हैं,
एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक, खुद ही, you don't require prescription, खुद ही पेशेंट लेने लगता है. That pain is not bad. That pain is your body's way of telling you that something is wrong, get it treated. उसको जड़ से खत्म करो. बट वही नहीं, पेन किलर ले लेते हैं तो आपका पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो गए तो पेन महसूस नहीं होता, तो फिर कोई नीड भी नहीं लगती डेंटिस्ट के पास जाने की. ठीक है, हो गया. अब ये फिर आता है पल्प में. पल्प में देयर इज अ शार्प शूटिंग पेन जिसको पल्पाइटिस बोलते हैं. पर एनीथिंग विच इज आइटिस इज इन्फ्लेमेशन. Pulpitis, inflammation of pulp, and it is one of the worst pains anyone can experience. In some journals, it is also mentioned that it is the second most painful condition in humanity, in human history. तो वो जो pulp का problem, वो infection dentin से pulp चला जाता है, तभी your body is telling, get it fixed, root canal करवा दो, जड़ से इसको निकालो. Then also, no, painkillers and antibiotics. शार्प बीचों बीच अंदर होता है पेन. हाँ जी, ये बिल्कुल शार्प बीचों बीच होता है. जो ये शार्प भी होता है, इसके कई सारे नेचर होते हैं. अगर एक्यूट है तो शार्प पेन होगा, अगर क्रॉनिक है तो एक डल एकिंग पेन रहेगा. कैसे पता चलेगा इसी चीज का पेन है? दांत का देर पता चल जाता है. व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज एक शार्प शूटिंग पेन होगा एंड यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स, एंड यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट आल्सो कि कौन से दांत में है. तो दैट इज व्हाई गोइंग टू अ डेंटिस्ट इज एसेंशियल. तो आपका आईसीटी अगर हो गया तो इट्स गुड, बट नहीं हुआ तो पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक जिंदाबाद. डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है. दोबारा पेन किलर्स खाओ, प्रोस्टाग्लैंडिन शट ऑफ हो जाएंगे तो फिर ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. फिर वो इन्फेक्शन पल्प से जाता है लिगामेंट में. हमारे बोन, जॉ बोन और दांत के बीच में एक पीडियल पेरिडोंटल लिगामेंट होता है. फिर वहां पे पेरिडोंटाइटिस हो जाता है, अपाइकल पेरिडोंटाइटिस. और वहां पे जब हम पर्कस करते हैं अपने माउथ मिरर से, उसको टैप करता है तो वहां पे बहुत एक पेन आता है. तो यूजुअली पेशेंट कंप्लेन करते हैं जब हम बाइट करते हैं तो हमें पेन होता है. उसके बाद भी लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते. फिर ये इन्फेक्शन जाता है हड्डी में. नाउ बोन में इट इज एन इन्फेक्शन आफ्टर ऑल, तो ग्रैनुलोमा भी बन सकता है और कई जगहों पे एब्सेस बनने लगता है. एब्सेस इज बेसिकली पस फॉर्मेशन, एंड अब वो बोन के अंदर पस फॉर्मेशन है, ऊपर दांत है, इट हैज नो प्लेस टू ooze आउट फ्रॉम. तो वो आपके ही बोन में एक फिशुला बना देता है, एक ड्रेनिंग साइनस बना देता है जो हमें जिन जाएगा, गम्स में दिखता है. उसके बाद भी लोग अपने आप से, एंड इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल. सो योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू ऑल दिस व्हाइल दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट वी पॉप अप मेडिकेशन ऑन आवर ओन. तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है. अभी एब्सेस ड्रेनिंग साइनस हो गया आपको, ये भी रूट कैनाल एंड एंटीबायोटिक कवरेज से ट्रीटेबल है. अगर इसके बाद भी आप नहीं गए या कोई पेशेंट नहीं जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये इन्फेक्शन जाता है बोन में. देयर इज ऑस्टियोमाइलिटिस विच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन, और इसकी फिर एक फुल ब्लोन सर्जरी होती है. एंड कई केसेस में क्या होते हैं, जैसे हमारे यहाँ, हमारे पूरे जो फेस है, इट हैज न्यूमैटिक बोन्स एंड साइनसेस हैं. सो इट इज साइनसेस, जैसे मैक्सिलरी साइनस इज बेसिकली हॉलो स्पेस. तो उसमें आपका ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर होता है, आपकी आवाज में जो रेजोनेंस आती है वो वहां से आती है. तो अगर ये इन्फेक्शन को हम ट्रीट नहीं करते तो फिर ये मैक्सिलरी साइनस के फर्स्ट मॉलर का पैलेटल रूट मैक्सिलरी साइनस में खुलता है, तो ये इन्फेक्शन साइनस में चला जाता है. ये बकल स्पेस इन्फेक्शन हो जाता है, कैनाइन स्पेस इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी फुल ब्लोन एक मेजर सर्जरी होती है अंडर जनरल एनेस्थीसिया. और कई केसेस में ये सेलुलाइटिस भी बन जाता है, जिससे आपका ट्रेकिया पूरा चोक हो सकता है. ट्रेकिया इज बेसिकली योर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओपनिंग पार्ट, वो चोक हो जाता है एंड इट कैन बी डेडली. सो यू सी वो कहाँ से कैविटेशन शुरू हुआ एंड वो इग्नोर करते करते इट हैज बिकम सच अ ह्यूज डील. तो पेन इज नॉट ऑलवेज बैड, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस एवरी टाइम. थोड़ा सा भी दिक्कत है, गो टू अ प्रोफेशनल, get a professional consultancy and get it treated as soon as possible. और दूसरी बात यह है कि अगर आप रेस्टोरेशन करवाएंगे, अगर आप इनामिल में ही वो कैविटी को खत्म कर देते तो क्या होता, वो रेस्टोरेशन आपको 1500 की पड़ती. रूट कैनाल अगर आप वेट करते हो, रूट कैनाल आपको ज्यादा महंगा पड़ता है. रूट कैनाल से ज्यादा महंगा पड़ता है आपको रूट कैनाल एंड एंटीबायोटिक कवरेज. आरसीटी से ज्यादा महंगा पड़ता है आपको सर्जरीज जो सेलुलाइटिस केसेस में होती हैं. And it's not just महंगा, it's also about complication. So we can do our duty, but be vigilant, get timely diagnosis done, be it in cancers or cavities. छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, अगर टाइमली डायग्नोस हो जाए तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा रहता है, and you can live a healthy and a good life without any complications. So yes. So never ignore the pain. Yes.
and low light sharp dipping. काफी sharp है. 100. So you're professional. So why sensitivity is there and how to treat this? अक्सर ठंडा पानी या नॉर्मल पानी भी कभी कभी पीते हैं तो भी चाप सी जलन सी होती है दांतों के बीच में. So, God has created our bodies so beautifully and it is such an intelligent machine. जो हमारे सलाइवा होता है ना, उसमें बफरिंग एजेंट्स होते हैं, जो मैं आपको एसिड के बारे में बता रही थी, बैक्टीरिया एसिड रिलीज करता है. तो उस सलाइवा में बाइकार्बोनेट कार्बोनेट होते हैं जो ये एसिड को नलिफाई कर देता है. बट कभी भी ह्यूमन हिस्ट्री में ना इतना रेडली फूड अवेलेबल नहीं था. You do Zomato, you do Swiggy and the food that we have at our home also is ultra processed. तो उनका नेचर ही है आपके दांतों में स्टिक करना. आपके दांत क्लीन ऐसे नहीं लगे रहते, ऐसे 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 लगे रहते हैं. तो देयर आर दीस क्रेवाइसेस जहाँ पे प्रेशर भी नहीं पहुंच पाता, तो वहां पे ये फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं. तो योर सलाइवा हैज दैट प्रॉपर्टी कि वो एसिड जो भी बैक्टीरिया रिलीज कर रहा है उसको नलिफाई कर देता है. बट फूड इतना फ्रीक्वेंटली खाते हैं एंड जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, शुगरी स्टफ है, उसका नेचर ही होता है दांतों पे स्टिक करना. अर्लियर कैविटेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज वी वर हैविंग हाई फाइबर फूड, हाई रफेज फूड. हाई रफेज फूड खा रहे थे तो वो स्टिक नहीं करता था. एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट योर कैविटी तो कम थी, लेकिन जैसे हम मसल्स बनाते हैं ना, वैसे योर एंटायर फेस हैज मसल्स, मैसेटर मसल्स एंड ऑल. तो उनका वर्कआउट ही है फाइब्रस फूड्स को चू करना, बात करना. लेकिन अब हम gooey फूड खाते हैं एकदम, जो मतलब मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए. तो दैट नेचर ऑफ फूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड, it has destroyed our oral cavity and not just oral health, but it has destroyed our bodies also. And secondly, आप dental sensitivity के बारे में बात करते हैं, तो हमने अभी देखा कि आउटर लेयर होता है एनामल, उसके अंदर होता है डेंटिन. तो जब डेंटिन एक्सपोज हो जाता है फॉर एनी रीजन, we'll talk about the reasons, तो वहां पे वो सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है. ब्रक्सिज्म एक कंडीशन होता है, उसमें नाइट ग्राइंडिंग होती है. तो उसमें क्या होता है, एनामल वेयर ऑफ हो जाता है, अंदर का डेंटिन एक्सपोज हो जाता है. कहीं मैंने देखा है पेशेंट रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक से भी आपका एनामल वेयर ऑफ हो जाता है और डेंटिन एक्सपोज हो जाता है. तो क्योंकि वो सेमी वाइटल है तो वो सेंसिटिविटी झंझनाहट होने लगती है. तो देयर कैन बी अब्रेजन, अब्फ्रैक्शन, उस रीजंस की वजह से हो जाता है. तो इसका बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप जो वेयर ऑफ हो गया है उसको रीबिल्ड करवा लो. अभी डेंटिन एक्सपोज हो गया है तो उसके ऊपर वो आउटर लेयर आप करवा लीजिए. नहीं तो पेस्ट्स आते हैं विच हैज पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट. these chemical compounds have ability to block the dentinal tubules, जिससे ये sensitivity होती है. So any paste with potassium nitrate and silver nitrate, we can do that. If you go to your periodontist, they have this laser जिससे ये occlude कर देते हैं वो dentinal tubules. And best is जैसे wrong brushing technique से अगर आपका हुआ है, क्लास 5 कैविटी बोलते हैं, सर्वाइकल एरिया में नीचे की तरफ एक मून क्रीसेंट शेप में डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, तो वहां पे आप जीआईसी सीमेंट भरवा सकते हैं. यू कैन गेट इट रिस्टोर्ड बाय जीआईसी सीमेंट. ये अपने आप से रिस्टोर नहीं होता. अगर हम कहीं से पुट्टी निकाल देता है तो पुट्टी लगानी भी पड़ती है. करेक्ट, राइट. सो ये ब्रक्सिज्म हमने बात करी थी. तो बॉडी के किसी पार्ट को हम हील कर सकते हैं बट नॉट टीथ, इस तरीके से नहीं कर सकते. केरीज इज इरिवर्सिबल. एंड एक बार वो एनामल आपका वेयर ऑफ हो जाए तो आपको वो you can't reproduce enamel, but there are different ways to strengthen the enamel. Okay. There are different ways to strengthen the enamel, like we'll talk about fluorides. And now there is new advancement, nano hydroxyapatite crystals, जिससे ये बने हैं, enamel बना हुआ है, उसका ये पेस्ट आने लगा है. तो ये सेफ है? Yeah, I use it. I stopped using fluoride pastes personally. I use nano hydroxyapatite crystals. ये actually discovered तब हुआ था कि देखा गया था जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते थे तो उनके दांत बहुत जल्दी डीमिनरलाइज हो जाते थे. सो दिस पेस्ट वाज डेवलप्ड फॉर देम कि वो वहां पे जाके व्हेनेवर दे ब्रश देयर, तो देयर इज ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बहुत नैनो फॉर्म में होता है एंड इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड इन एनामल. सो इट स्ट्रेंथेंस एनामल फ्रॉम विद इन. अभी आपने एक वर्ड यूज किया फ्लोराइड्स, तो आप फ्लोराइड्स के बारे में हमें कुछ ब्रीफ देंगे एंड योर एडवाइस पर्टेनिंग टू इट. ओके. Fluorides, our pastes have fluorides. They are fluoride supplements. Our water, groundwater has fluorides. अब fluoride का क्या है कि हमारे दांत हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल से बने, जब वो फ्लोराइड के इंट्रोडक्शन में आता है. What is fluoride?
फ्लोराइड जैसे आपका क्लोरीन होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, वैसे ही फ्लोराइड भी एक कंपोनेंट है. तो बेसिकली फ्लोराइड्स क्या होता है, फ्लोराइड इज अ कंपोनेंट, इट्स अ कंपाउंड. जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, वैसे ही फ्लोराइड होता है. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन आवर टीथ आर मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स. जब फ्लोराइड इंट्रोड्यूस होता है टॉपिकली, एक्सटर्नली हम लगाते हैं, तो दीज हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल टर्न टू फ्लोरएपेटाइट क्रिस्टल्स, जिसका एसिड रेजिस्टेंस ज्यादा है. सो फ्लोराइड इज अ टू एज स्वॉर्ड. अगर वो लिमिट में रहोगे तो फिर वो स्ट्रेंथन करता है आपके दांतों को. बट इन कंट्रीज लाइक अमेरिका, वहां पे फ्लोराइड नहीं था ग्राउंड वाटर में, तो लोगों ने फ्लोराइड इंट्रोड्यूस किया है पानी में. इंडिया के कई बेल्ट्स ऐसे हैं, एंड 1 ppm फ्लोराइड इज कंसिडर्ड टू स्ट्रेंथन योर बोन्स एंड टीथ. बट ये जब 1 ppm 1.5 ppm से बढ़ के इट बिकम्स 4 पार्ट पर मिलियन और 10 पार्ट पर मिलियन, तो ये दांतों को गलाने का काम करता है, ये हड्डियों को गलाने का काम करता है. तो हमारे कई स्टेट्स में, इंडिया के स्टेट्स में ऑलरेडी इतना वाटर फ्लोराइड लेवल है, ग्राउंड वाटर फ्लोराइड लेवल इतना ज्यादा है दैट वी डोंट नीड फ्लोराइड. ये मोस्टली माउंटेन एरियाज में. It is there in Arunachal Pradesh, it is there in Maharashtra, it's there in Rajasthan, Gujarat, and recently even in Delhi NCR. तो ये फ्लोराइड एंड टेस्ट में क्या है, जस्ट टॉपिकल एक्सटर्नली है, बट ग्राउंड वाटर यू ड्रिंक इट, इट्स देयर इन योर सिस्टम. तो इनफैक्ट आई हैड गॉन टू दिस एरिया, कामशेत रूरल एरिया इन महाराष्ट्र, डेंटल कैंप था वहां पे. सो वी हैड सीन एवरी चाइल्ड हैड दोज व्हाइट स्पेक्स. जैसे पूरे रात उनके देयर वाज दिस येलोइश ह्यू इन द टीथ, और बीच में व्हाइट स्पेक्स थे. सो वी अंडरस्टूड दैट द वाटर लेवल्स हैव हाई फ्लोराइड देयर, एंड हेंस इट इज कमिंग इन चिल्ड्रन. देयर वाज दिस वेरी इन्फ्लुएंशियल मूवी डार्क वाटर्स. उसके ये दिखाया था कि अमेरिका के एक गांव में एक बड़ी टॉप नॉच कंपनी ने जो फ्लोराइड वेस्ट प्रोडक्ट था वो पानी में डालना शुरू किया था. एंड उसके बाद से जो भी पीढ़ी आई, whatever next generation was born, their teeth were absolutely black and rotten. That was because of excessive systemic fluorides, जो हम फ्लोराइड्स अंदर कंज्यूम करते हैं. तो ये नोटिस में आई थी बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद इनफैक्ट. तो सेम इज द थिंग विद फ्लोराइड. जैसे आप 1 ppm करते हो तो वो तो आपके दांतों और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बट इफ इट एक्सीड्स 4 ppm, विच इट डज इन इंडियन स्टेट्स, ग्राउंड वाटर लेवल 4 ppm से एक्सीड करता है, तो वहां पे डेंटल फ्लोरोसिस होने लगता है. नाउ डेंटल फ्लोरोसिस इज एनीवेयर फ्रॉम व्हाइट स्पेक अपीयरेंस टू ब्राउन स्टेन्स, ब्राउन मोल्टन अपीयरेंस ऑफ टीथ. एंड अगर वो अगर 8 to 10 ppm एक्सीड करता है तो उससे होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस. जो हमारे बोन्स हैं उस पे उसका असर दिखता है. देयर इज क्रिपलिंग फ्लोरोसिस जो 10 ppm से जहाँ एक्सीड करता है फ्लोराइड लेवल, वहां पे होता है. उसमें स्पाइन बिल्कुल डिफॉर्म हो जाती है. देयर इज बोइंग ऑफ लेग्स, एंड रादर देन मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग इट मेक्स इट ब्रिटल, सो फ्रैक्चर्स बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगता है. एंड रिसेंटली इन नेशनल टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट इन अमेरिका इट स्टेटेड दैट जो भी मदर्स ने कंसीव किया है, अगर वो फ्लोराइड वाला पानी ले रही हैं, इफ दे आर कंज्यूमिंग द फ्लोराइड वाटर, उनके जो भी न्यूबॉर्न्स हैं उनमें न्यूरोकॉग्निटिव इश्यूज देखे गए हैं, लाइक hyper deficit disorder ADHD, and their IQ levels are low. So in a country like India we need to do defluoridation in water. जो हम ग्राउंड वाटर निकल रहा है उसको ट्रीट करना चाहिए ताकि defluoridation हो, फ्लोराइड लेवल कम हो. So there are different techniques like Nalgonda technique, reverse osmosis. Nalgonda technique तो जो municipal corporations and authorities हैं, they can do it in mass production. बट हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, वी कैन इन्वेस्ट इन गुड ROs, वाटर फिल्टर्स. रिवर्स ऑस्मोसिस से फ्लोराइड भी लीच आउट हो जाता है. एंड देन देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स लाइक डीफ्लोरान एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस, जिससे हम वाटर में फ्लोराइड लेवल कम कर सकते हैं. सो हम अगर दांतों की बात कर रहे हैं तो एक बीमारी याद आ रही है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जिसमें दांतों में पेन होता है, हम नोज और हम कुछ खा नहीं पाते हैं. आपने अब अभी बीच में हमें उस शार्प पेन के बारे में बताया कि हम अल्कोहल ट्रिगर करता है ट्राइजेमिनल. सो मुझे याद आया, राइट ये क्या है, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, हमारे हेड नेक फेस में देयर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. जो 5th नर्व है उसको ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं.
अब ये ट्राइजेमाइनल नर्व के 3 ब्रांचेस होते हैं. वन इज ऑप्थेल्मिक जो आईज पे जाता है, वन इज मैक्सिलरी जो अपर जॉ में जाता है, और वन इज मैंडिबुलर जो लोअर जॉ में जाता है. अब ट्राइजेमाइनल नर्व के 3 ब्रांचेस हमें पता चल गए. अब जो उसका यूजुअली जो मैंडिबुलर ब्रांच होता है उसमें सबसे ज्यादा ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया होता है. एंड बाय डेफिनेशन ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया इज डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स. अब डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स क्या होता है? जो हमारे नर्व्स होता है उसमें एक होता है सेल बॉडी एंड एक्सॉन. एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीट होती है जो होता है कवर. आपके जो नर्व होता है उसमें सेल बॉडी होती है और एक्सॉन होता है. एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है. माइलिन शीट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ द सिग्नल्स. तो माइलिन शीट को आप ये समझिए एक कवरिंग होती है. सो ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया इज डीमाइलिनेशन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व. तो जो डीमाइलिनेशन है तो ये माइलिन शीट इरोड होने लगती है, निकलने लगती है. तो इसको हम बोलते हैं ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया व्हिच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस नर्व. तो इसमें क्या होता है, पेशेंट्स को एकदम शार्प शूटिंग पेन होता है and so severe that they can't do anything. They have to sit themselves down and it will start all of a sudden when they are chewing, when they are talking, and and sometimes it requires no stimulation. वो खुद ही शुरू हो जाता है. मेरे फादर को हुआ है. मैं उनको देखती हूँ एकदम से पिक्चर आते हैं वो फेंक देता है. इतना शार्प पेन होता है. राइट. बीच रात में बहुत तेज उठेंगे और बहुत तेज पेन हो रहा है. उनको रहता है वो खाना नहीं खाता है. महीनों उन्होंने खाना नहीं खाया. So this condition is, एक तो अल्कोहल का हमने पहले ही सेगमेंट में डिस्कस कर लिया. This is very well treatable with medication. We prescribe carbamazepine and oxycarbamazepine 10 mg to start with. तो ये क्या करते हैं? This helps to pacify this neuralgia, ये जो अटैक्स आते हैं. Then there is this surgery, but उस सर्जरी में उसका सक्सेस रेट काफी लो है because this nerve has tendency to get regenerated. तो अगर ये हम निकाल भी देते हैं, सो इट हैज टेंडेंसी टू रीजनरेट, तो ये वापस ग्रो हो जाती है. बाकी क्या है, आई हैव ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जो मैग्नीशियम है, recently there has been a study where it says that magnesium helps in this myelination sheath preservation. जो हम कह रहे थे ना, demyelination of trigeminal nerve, तो ये माइलिन शीट को प्रिजर्व करने के लिए वो जो आउटर कवर है प्रिजर्व करने में मैग्नीशियम बहुत काम आता है. एंड in recent reports, it has been seen that 75% of Indians are deficient in magnesium. And magnesium myelin sheath को तो cover करता ही है. ये anti-anxiety का भी काम करता है, and it has muscle relaxant property as well. So in cases of neuralgias, it is seen that magnesium has helped very much, significantly. So supplementation of magnesium, and as for the treatment, carbamazepine and oxycarbamazepine for 10 mg. Okay. So magnesium is a key point, and remember 75% of Indians are deficient of magnesium. So I would insist that you get your magnesium levels tested today, and if it's deficient, go for a good magnesium supplement, preferably magnesium glycinate. Yeah. Okay, why is general health associated with oral health? हम जनरल हेल्थ पे बहुत फोकस करते हैं, ओरल हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देते हैं. तो ये दोनों आपस में कैसे इंटरनेट? I love this question. Alright. तो मेडिकल फिटर्निटी ने ये किया है कि हर एरिया का एक स्पेशलाइजेशन है. कार्डियोलॉजिस्ट फॉर हार्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट फॉर किडनीज एंड रीनल सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोलॉजिस्ट फॉर योर ब्रेन, फॉर योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, dentist for your oral health. But what we need to understand is there are different doctors, but this body is one unit. आपको अगर आपको एक एरिया में दर्द होगा, the entire body will feel it. So oral health is no different. Oral health is affiliated with your general health. क्योंकि हर बीमारी का ना, there is an oral manifestation. Now I'll come to that. If there is bleeding gums, and हमने gingivitis का, periodontitis का ट्रीटमेंट कर लिया, and still there are bleeding gums, then it can signify vitamin C deficiency. जिनको बहुत frequent एप्फिस अल्सर्स आ रहे हैं, oral अल्सर्स आ रहे हैं, ओके, या तो उसमें B कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंट लोगों में आता है. अगर जिंक डेफिशिएंसी है तो उन लोगों में देखा ये कमिश्योर एरिया होता है, कॉर्नर ऑफ द माउथ, द क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ स्टार्ट्स. सॉरी, ये क्या होता है? जिंक डेफिशिएंसी. ओके, जिंक डेफिशिएंसी. किसी को अनीमिया है
if you look into the oral cavity, usually in a healthy individual, it will appear pink. But if someone has anemia, you can figure out this person has anemia because उनका oral cavity pale दिखेगा instead of pink. So there are patients who come up to me, मैम मैं नहीं करता smoke, मैं नहीं करता, लेकिन जब आपने मुंह खोला, वो हमें दिख जाता है, and we catch hold of you then and there. So ये तो चीजें हैं ही. जैसे ऑटो इम्यून डिजीज होता है लाइकन प्लानस, उसका सबसे पहला मैनिफेस्टेशन ओरली दिखता है, विकम्स ट्राई, व्हाइट कलर की लाइंस होती हैं. आपके HIV एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें नग, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरिडोंटाइटिस बहुत फ्रीक्वेंटली पाया जाता है, एंड रिकरेंट कैंडिडियासिस इन्फेक्शन ओरली, and with other symptoms we can figure out this person has this disorder, or they will likely develop this disorder if they'll continue in this path. अब जैसे gingivitis होता है inflammation of gums, and periodontitis होता है inflammation of periodontium. तो periodontium में आपका jaw bone आ गई, आपका ligament आ गया, सब आ गया. तो gingivitis में के काफी सारे रीजन होते हैं, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है. सो देयर इज रेड कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया, पर्पल कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया, ग्रीन, येलो, ऑल दीज बैक्टीरिया आर देयर. अब रेड कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया में है एक पी जिंजिवालिस. पी जिंजिवालिस में ये देखा गया है व्हेन देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, आपके गम्स लूज हो जाते हैं. सो अगर ये बैक्टीरिया ओरल कैविटी से इट गोज इनटू योर सिस्टम, इट गेट्स विदिन दोज लीकी गम्स इनसाइड योर सिस्टम. तो देखा गया है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को सरपास कर देता है, and it starts forming a plaque in brain which causes dementia, which causes Alzheimer's. And similarly is the case with F nucleatum. ये भी एक बैक्टीरिया होता है. If by any chance if it enters your system, तो उसमें it has been associated with pancreatic cancers and breast cancers. Right. And अगर किसी मदर ने कंसीव किया हुआ है, and pregnancy में gingivitis बहुत common होता है, bleeding gums and inflammation of gums, तो उसमें अगर पी जिंजिवालिस एफ न्यूक्लिएटम चला गया वहां पर, तो प्री मैच्योर डिलीवरी भी होती है, एंड सेकेंडली प्री टर्म डिलीवरी तो होती है, एंड कंसेप्शन में भी डिले होता है, बिकॉज ये बैक्टीरिया वहां पे जाके दे स्टार्ट विद कैस्केड्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस. तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, एंड दैट इज हाउ योर ओरल हेल्थ इज एफिलिएटेड विद योर जनरल हेल्थ. दिस बॉडी इज वन यूनिट. कहीं पर प्रॉब्लम है, इट अपीयर्स ओरली most likely. And one more thing, Kopi. Yes. जो आपका, it's not just about oral health. Your digestion, it doesn't start from your stomach. Your digestion starts from your mouth. तो पहले कहावत थी, ये बोला जाता था कि chew your food calmly 32 times. So when you chew your food, it mixes with saliva. आपके saliva is rich with enzymes, जैसे amylase and lipase. ये enzymes help करते हैं आपके complex carbohydrates and triglycerides, which is fats, को ब्रेक डाउन करने के लिए. तो यूजुअली यू मस्ट हैव सीन इट, एंड इफ यू नॉट सीन, ऑब्जर्व दिस. पीपल हु जस्ट गल्प देयर फूड, मतलब वो चू नहीं करते एकदम, उनमें गैस्ट्रिक इश्यूज ज्यादा होता है. एंड पीपल हु चू देयर फूड, दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम एंड देन दे swallow it, they have less gastric symptoms. So your digestion starts from your mouth, and a healthy oral cavity or a healthy mouth is a symbol of an healthy individual. I say that, and I've seen that. Okay. I hope it makes sense. Yes, good point. So, एक point पे आते हैं aesthetic enhancement. Yeah. As you are a beauty pageant, and so आप मुझे कुछ इस बारे में बताएंगे. आजकल जो मॉडल्स हैं, ये सर्जरी करवाते हैं, लट सर्जरी, आईब्रो सर्जरी, एंड या बोटॉक्स एंड जितना भी फैट है वो रिमूव करवाना, ठीक है, एंड ब्रेस्ट सर्जरी में. तो ये कहाँ तक सही है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स है, आप इसको कितना मानती हैं और इसके कितना अगेंस्ट है? That's a tricky question. All right. So, as a beauty pageant winner myself, firstly, I want to tell people that in beauty industry, no matter how pretty you are, you will not be pretty enough. No matter how beautiful you are, how well sculpted your body is, how, whatever you've done, you are never enough. Beauty industry, and especially this aesthetic enhancing surgery industry, is multi-billion-dollar industry. This is not very common.
ये अभी तक डॉक्टर्स के पास होता था या किसी बहुत प्रोफेशनल के पास या होता था। oral maxillofacial नाउ अब आपको हर गली कूचे सलून्स में भी मिलेगा। लिप सर्जरी आप करवा लीजिए, बोटॉक्स करवा लीजिए, आप आईब्रो सर्जरी, ये परमानेंट मेकअप, yeah, people get their lips tat, इवन eyebrows tattoo. यस, Yeah. ऑल्सो फाउंडेशन परमानेंट। सो मुझे लगता है अब नेचुरल ब्यूटी रही नहीं गई है, पूरी तरीके से चेंज होती जा रही है। Right. So beauty industry wants you to believe there is this cookie cut of beauty. Everyone should have tried this, Yeah. and that is how you become beautiful. And I have experienced it firsthand. Um, so coming to buccal fat surgery, because models में ये काफी common होता है. अब there are two types of fats in your body. One is visceral fat, जो आपके organs के around होता है. Another one is subcutaneous fat, which is directly under your skin. So under our cheeks is buccal pad of fat. So under your cheeks there is buccal pad of fat. तो क्या कहते हैं कि इंट्रोओरली जाके इंसिजन देते हैं एंड दे रिमूव दिस बकल पैड ऑफ फैट, सो इट विल गिव यू दैट हॉलो लुक, इट विल गिव यू मोर स्कल्प्टेड लुक एंड मोर चिजल्ड लुक. बट कोको, आप मुझे ये बात बताइए कि बेबी सबसे ज्यादा यूथफुल लगता है, राइट? दे आर द यंगेस्ट आउट ऑफ ह्यूमन क्लैन. व्हाट गिव्स देम दैट यूथफुल लुक? नेचुरल ब्यूटी जो उनकी होती है, देयर चबी चीक्स, यस, the flush appearance, right? Now, different eras have had different beauty standards. These are fads. I'm not against makeup. I'm not against clothing. आप करिए, ठीक है. बट जब ये सर्जरीज की बात आती है, तो द थिंग इज, इन ऑर्डर टू फिट इन एंड इन ऑर्डर टू गो फॉर दीज फैड्स, यू आर टेम्परिंग योर बॉडी परमानेंटली. क्योंकि ये बकल पैड ऑफ फैट एक बार निकल जाता है, ये कभी नेचुरली एंड इवन सर्जिकली, ये बकल पैड ऑफ फैट अगर निकल जाता है, ये कभी भी नेचुरली और सर्जिकली रीजनरेट नहीं किया जा सकता. सो दिस बिकम्स अ परमानेंट सर्जरी एंड इसके रेपरकशंस लाइफ टाइम के लिए रहता है. एंड इट इज डूइंग, ऑन द अदर हैंड, इज डूइंग क्वाइट द कॉन्ट्ररी. जो आप यूथफुल अपीयरेंस चाहते हैं, वो यूथफुल अपीयरेंस नहीं दे रहा है. It is giving you a sunken look. क्योंकि आप देखिए, as a person grows old, their cheeks become hollow because muscle atrophy होता है, sarcopenia होता है. And now girls and even guys are getting it done at the age of 20. फैट एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं करना चाहेंगे, खाने में कोई भी कटौती चला जाएंगे. Quick remedies. आज मतलब आप फैट ओवर कर लीजिए, Quick remedies. 5,000 अमाउंट, 10,000 अमाउंट फैट ओवर हो जाएगा. अभी जैसे when I, again, peer pressure, you know, your media is telling you all these things will make you look pretty, Yeah. and make you feel pretty, so get it done. But sweetheart, my question is कि आज ये एक सर्जरी है, it is making you feel better about an insecurity. कल को you'll require 2 more surgeries in order to overcome, in order to feel better about that insecurity. Then it will be 3 surgeries, because something or the other will keep on happening. Something new will always come into the market. But rather than tampering your body, you should ask yourself, you should sit yourself down and overcome that insecurity. आप अगर वो insecurity overcome कर लेंगे, तो आप अपना पैसा तो बचाएंगे, आप अपनी सेहत भी बचाएंगे. Because इन सब चीजों के irreversible effects होते हैं, and you can't go back, and by the time you realize it, and these celebrities who are getting it done, they themselves are regretting it, and they are dissolving all these things. And तभी देखा जा रहा है कि the skin has become stretched out. Skin has become stretched out, and then there are other health problems like apoptosis and many other things which is not being talked about openly. जैसे बकल पैड ऑफ फैट का हमने देखा, एक बार वो निकल जाता है तो वो निकल जाता है. You can't regenerate it no matter what you eat, और if you undergo knife again, वो regenerate नहीं हो सकता. लाइक हमने केस सुना था लिप सर्जरी का, बहुत बेसिक था. आजकल तो हर तीसरा बंदा करवा के चल जाएंगे, एंड इसको ऑन द स्पॉट 3 हार्ट अटैक्स पर ऑन द स्पॉट डेथ. How sad. So this was lip enhancement surgery. ये थोड़ा सा बड़ा करवा लेते हैं. So, Kopal, there can be many reasons to it. Why? Because as you said, now everyone is doing it. Non-professionals are also doing it, right? तो सस्ते के चक्कर में महंगा पड़ गया. करेक्ट. That is the thing. Now there can be a defect in anesthesia that was given. उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, वो एक्सपायर्ड हो सकता है. And the quantity of local anesthesia to be injected. There is too much competition in the market.
वो लोग क्या करते हैं कि यार वो 10 में कर रहा है, मुझे 2 में करना है। तो क्वालिटी भी तो वही हो जाती है ना फिर। आप एक्सपायर आइटम कुछ भी मार्केट का आइटम उठा के लेके कर रहे हो आप। Right. So there can be multiple reasons. But I will give you my personal example. When I was growing up, मेरी मम्मा को मेरे relatives बोलते थे तुम्हारी लड़की की नाक मोटी है, तुम्हारी लड़की का कान जुड़ा हुआ है, तुम्हारी लड़की डिफेक्टिव है। तो since I heard it since childhood, लाइक यार है, अगर सब बड़े बोल रहे हैं तो है, कुछ ना कुछ है। बट जब मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा एंड इन दैट इट वाज रिटन दैट यू आर fearfully and wonderfully made, और आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, दैट गेव मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कोपल। इट गेव मी, वो जो भी लाइस थे सच था, और है भी, मैं मना नहीं करती, है भी वो चीज, बट आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ बिकॉज गॉड हैज एक्सेप्टेड मी। It gave me so much of confidence that in the beauty industry, where everyone was trying to look one particular way, this confidence made me stand out and it helped me to win the beauty pageant. And now I realize that most of the people are projecting their insecurities onto you. आपको वो insecurity लेने की जरूरत नहीं है. Your media has become that. या तुम ये पहना करो, तुम ऐसे रहा करो, तुम ये करवा लो, तुम वो करवा लो, ऐसा। Kylie Jenner, she was considered to be the queen, and I respect that lady a lot. She was considered to be queen of plastic surgery, but now she is getting her fillers dissolved, and she herself has said that I regret getting my breast enhancement surgeries because she got it done at the age of 20. Your body has not even grown properly at the age of 18 to 20. Yeah. How are children making this decision? One also question, there is egg freeze करवाना। हाँ जी, egg freeze कराना। क्या पहले egg freeze कराना। egg freeze, right? Is it good? Yes, safe. Yes, it is safe. Egg freeze करवाने, क्योंकि पहले क्या था, biological age, you can come after me for this, but there is a biological age and there is a biological clock which is ticking. बट क्या होता है, जल्दबाजी में आप गलत पार्टनर के साथ सेटल हो जाएं और आपके ऊपर वो प्रेशर हो, उससे अच्छा क्या होता है, ladies get their eggs freezed so that whenever they find their significant others, which can be at the age of 30 also, which can be at the age of whatever age it can be, so they have that independence to conceive. Because your biology of 42, it can be done. Once your eggs are freezed, it can be done at any age. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? Nothing will as for now. See, natural conception is a different thing. कुछ ना कुछ तो होगा, but you have the liberty to become a mother. That is why women are getting it freezed, their eggs freezed, and I actually vouch for it. दूसरा क्या है, अभी हम ये aesthetic enhancement के बारे में बात कर रहे थे। अभी एक और फैड चला है, Ozempic. Ozempic is basically all celebrities are doing it since past 1 year. They are losing 40 kgs, 30 kgs, in few months. How? This Ozempic medication, it is not actually a fat loss medication. This Ozempic medication is semaglutide. ये टाइप 2 डायबिटीज को लिमिट करने में मदद करती है, एंड स्पेशली जिनके टाइप 2 डायबिटीज है उनमें कार्डियो गेटिंग आउट इन अ स्लो वे, आपका एपेटाइट नहीं बचता, तो एपेटाइट नहीं है, खाने का मन नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होता है, बट इट वाज नेवर मेंट फॉर इट, इट इज बीइंग अब्यूज्ड, दिस मेडिकेशन इज बीइंग अब्यूज्ड। तो इससे क्या हो रहा है, देयर इज रैपिड फैट लॉस। इस वजह से आप देखेंगे एक ओज़ेम्पिक फेस होता है, देयर इज दिस होल्डिंग ऑफ अगेन दिस सबक्यूटेनियस फैट, because it's happening rapidly. Ozempic phase आ रहा है, there is fat loss, there is no doubt about it, but along with it there is muscle loss, sarcopenia, जो हमें नहीं करना, there is reduction in bone density. So in order to just look healthy, because अभी healthy का भी जैसे beauty का एक type बन गया है, वैसे healthy का भी एक type बन गया है कि अगर आप ऐसे दिखोगे then you are healthy, but actually it's not healthy at all, because you are reducing your bone health, you are reducing your muscle mass, which is actually very necessary for your strength and metabolism, along with fat loss. So it's more about looking healthy than to actually being healthy. And then since these celebrities are doing it, people do it, they follow celebrities. Now just imagine that girl who did breast enhancement surgery at the age of 20, and she was public about it, she was famous, there were lakhs and crores of girls looking up to her. उनके दिमाग में भी तो ये गया होगा कि when I grow as an adult, when I will have the decision, when I will turn 18, I'll get this thing done because my icon is getting it done. Correct.
So rather than feeding yourself with insecurities, people will project their insecurities onto you. You don't have to entertain it. And even if those thoughts are coming, because मेरे में तो ये फर्स्ट हैंड इन्फ्लुएंस था, ये थॉट्स आएंगे, बट आप अपने आप से ये क्वेश्चन करिएगा, ये ब्यूटी फैड से मतलब ये ब्यूटी फैड फॉलो करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा खुद का शरीर है. एंड इफ योर बॉडी इज फुली फंक्शनल, यू डोंट हैव टू गेट इट डन. इफ इट्स नॉट हैम्परिंग एनी एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिकल फंक्शन, आपको करवाने की जरूरत नहीं है. एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई सजेस्ट. एंड देन देयर इज दिस बोटॉक्स. नाउ बोटॉक्स इज अ न्यूरोटॉक्सिन. Botox is not a medication, it's a neurotoxin. It's a toxin which is produced by bacteria Clostridium botulinum. अब इस यही बैक्टीरिया एक और चीज कॉज करता है, उसको हम बोलते हैं बोचुलिज्म. यार इस डिजीज में पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है. एंड दिस सेम बैक्टीरिया इज गिविंग दिस न्यूरोटॉक्सिन व्हिच इज नोन एज बोटॉक्स. एंड पीपल आर गेटिंग इट इंजेक्टेड इन देयर फेसेस ताकि मोमेंटरली वो मसल पैरालाइज हो जाए. I don't know why we have demonized getting old. Why have we demonized getting those smile lines, those wrinkles? लोग करवाने से पहले उसके बारे में एक मतलब एक डीप स्टडी होती है, वो करते ही नहीं है. हालांकि सर ने हमें किसी ने बता दिया आप बोटॉक्स करा लो, और वो किसी कौन है? हाँ, देख पा रहा है डर्मेटोलॉजिस्ट. ये वो भी डॉक्टर होते हैं बट वो बताते नहीं है. Right. So moral compass, just because someone is a doctor doesn't mean they become a good person automatically. उनको तो ऐसा बन गया. But moral compass differs from person to person. And कोई भी प्रोफेशन में आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोफेशन वाला 100% संत है या 100% ऑनेस्टी के साथ हमें कुछ सजेस्ट करे. ठीक है, तो फिर ये बोटॉक्स है, ये सेम न्यूरोटॉक्सिन है जो बैक्टीरिया पूरे बॉडी का पैरालिसिस कर रहा है. इट इज गिवन दिस न्यूरोटॉक्सिन और वो मोमेंटरली आपके फेशियल मसल्स को पैरालाइज करता है. रिंकल्स, ताकि आपके रिंकल्स नहीं आते. बट व्हेन यू स्माइल इट अपीयर्स लाइक यू हैव अ मास्क फेस. जैसे व्हेन वी स्माइल देयर फाइन लाइंस है या फाइन लाइंस है, इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, राइट? बट नहीं यार ये लाइंस नहीं आने चाहिए, नहीं यार ये लाइंस. अरे व्हेन यू ग्रो ओल्ड दोस रिंकल्स आर टेस्टमेंट टू योर father's and mother's hand and it looks beautiful. It's testament to your graceful aging. You are wiser now. You have been through life. You have experience. We should stop demonizing this. And then, now you will see everyone looks the same. Everyone's got that nose, full your lips. Mother likes daughter. Daughter looks like 60. Honestly, जो इतनी सर्जरी करवा रहे हैं, honestly speaking, हमारे टाइम पे 18 साल का बच्चा 18 साल का नहीं लगता था. ये बहुत छोटा बच्चा लगता था. लाइक अभी ये 9th-10th में होगा, 7th-8th में होगा, इस तरीके से लगता था. बट नाउ 18 साल का बच्चा अभी लगता है 27-28 साल का बच्चा है. तो लगता है कि वो फाइन लाइंस छुपा रहे, सब कुछ कर रहा है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर नॉट. Right. And it doesn't even look natural. That glow doesn't even look natural. से बहुत बड़े लगने लगे हैं. Right. And it's not just in females, people, even males are opting for it. Yeah, they are opting for it. And my only question is it really worth it to undergo the knife? सभी फेमस इन्फ्लुएंसर बनती आ रही हैं एंड वो अपनी हर चीज का शो कर रही हैं. व्हाट एवरीवेयर इज शोइंग इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. सो मुझे लगता है अगर एक स्टडी की जाए तो मेल्स अगर 60% फीमेल्स करा रही हैं तो 70% मेल्स भी करा रहे हैं. वो है इफ यू गो टू साउथ कोरिया में पेरेंट्स दे on their 16th birthday parents give them vouchers of getting plastic surgery done. Understand the gravity of it. Beautification has become so important. Now your actual health doesn't matter. People are ready to undergo knife. Forget about the financial part. It is extremely painful. And this comes with lifelong repercussions. ये नहीं है, ये साड़ी आज नहीं है ट्रेन में तो मैंने कल दूसरी पहन ली. अगर ये ट्रेन में आज है और कल नहीं रहेगा, there is no way you can go back. And I'm not here criticizing, do you? Alright, but I will tell you natural ways of getting this upliftment and Botox treatment. Castor oil is known as, nature's Botox. Now, castor oil is very thick.
तो आप डायरेक्टली कैस्टरॉल मत लगाइए बिकॉज दैट इज कोमोडोजेनिक एज वेल, वो पोर्स ब्लॉक कर देता है तो पिंपल आने के चांसेस हैं. What I personally do is I take aloe vera gel and I use rosehip oil in it. Two drops. And if I'm having acne, I will put 2 drops of tea tree oil and then I will just rub it and apply it on my face. So these are natural Botox. And I just said exercise nahi karni, but I'll truly tell you what is the benefit of exercising when you do high intensity interval training or weight resistance करते हैं तो आप अपना bone health बढ़ा रहे हैं, bone density बढ़ा रहे हैं, जो बहुत important है because as you age your body will become weak, your muscles will start to lose, you'll start to lose your muscle, you'll start to lose your bone density. So if you start exercising right now, that bone density is preserved, muscle mass is preserved, your visceral fat, which is actually the dangerous fat around your organs gets reduced, आपका insulin sensitivity बढ़ा रहता है. And there is a study stating that HIIT workout is directly associated with high release of growth factor. So celebrities get growth factor injected. हमारी बॉडी में ऑलरेडी वो है, बस ढंग से सोना है and exercise करनी है. And exercise couple shouldn't be like 3 months we have done, we have lost weight and that's it. No, it should be part of your life. It should be part of your routine. Start to enjoy it. So all these things, and you know, when you sweat, toxins are released, you automatically have this natural flush. You have this natural glow. And since your muscles and fascias you are working out, वो एकदम टोन रहती है. सो नाउअडेज प्लास्टिक हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, खाने में हर चीज़ को, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी बॉडी पे? Microplastics and nanoplastics are present in our body and there is no denying of that. अभी देखा गया है ब्रेन में 0.5% of your brain weight comes from plastic. Plastic is present in blood, in placenta, and even the first desiccation जो बच्चा न्यूली बॉर्न करता है, even plastic traces have been found in. So basically plastic water bottles जो हम यूज करके हैं उसमें पाया गया कि 3000 nanoplastics पाए हैं, 3000 particles of nanoplastics and microplastics पाए गए हैं. Plastic bottles, stop having hot beverages in plastic cups. जो अपना टेफ्लॉन कोटेड पैन्स आते हैं वो यूज करना बंद कर दीजिए. एनीथिंग दैट इज प्लास्टिक, हॉट बेवरेज, बैग्स भी प्लास्टिक बैग्स में आते हैं, राइट? हम सोच रहे हैं कि हम ग्रीन टी पी रहे हैं बट एक्चुअल में उसके साथ में प्लास्टिक भी हमारे साथ जा रही है. Exactly. Plastic is everywhere. Even while you are inhaling, plastic is there because when the tire of the car it hits the ground, there is release of microplastics. So we are inhaling it up. Since we can't, it's everywhere. What we can do to minimize the concentration of microplastic is have cruciferous vegetables. जैसे broccoli हो गया, cauliflower, cabbage हो गया, zucchini and asparagus. They have components which bind these microplastics and through defecation, through excretion, these are eliminated. Secondly, it's seen sweat. You know, when you exercise, when you sweat, so your toxins are released through your sweat and microplastics and nanoplastics are also released. It has been seen that, you know, after sweating over a prolonged period of time, ये nanoplastics and microplastic की मात्रा कम होगी. दूसरा है जो फैब्रिक्स आप पहन रहे हो, वेयर लिनन, कॉटन, सिल्क, एनीथिंग, एनी फैब्रिक विच इज ऑर्गेनिक, एनी नेचुरल फैब्रिक यू कैन वेयर. प्लास्टिक कप्स में एंड कंटेनर्स में माइक्रोवेव में हीट मत करिए. अपने कास्ट आयरन पैन में कुकिंग करिए. टेफलॉन एंड कोटेड पैन्स हटा दीजिए अपने किचन से एंड ट्राई टू मिनिमाइज इट as much as possible because as you said पैकेजिंग में प्लास्टिक है. हर चीज़ जहाँ पे हमारा अवेयरनेस भी नहीं है वहाँ पे भी प्लास्टिक है. अभी हम समुद्र भी देख रहे हैं. अब इस तरह यमुना एंड गंगा हैव बीन फाउंड आउट टू बी एक्सट्रीमली पोल्यूटेड और वहाँ से हमारा पानी आ रहा है, उसी समुद्र से हमारा सॉल्ट आ रहा है. सो इवन इन सॉल्ट दोज प्लास्टिक्स आर फाउंड. So although people say that you switch to Himalayan pink salt, but I don't agree to it. Why? Because Himalayan pink salt में iodine नहीं होता, तो उसमें intern thyroid issues हो सकते हैं. So choose a salt which has had all these components eliminated. So micro and nanoplastics कम करने के लिए ये चीजें करी जा सकती. So another question is, which medication should be avoided whenever possible, and what medication people are mindlessly taking which has to be avoided? Antibiotics and steroids. Antibiotics in first world countries, if you will see, these are prescription drugs. Without prescriptions, आपको antibiotics नहीं मिलेंगे. But in India,
You ask for it, you get it free. You ask for steroid, you get it free. There is no law and order when it comes to this. And antibiotics क्या होता है? When you dissect the term, it's antibiotic. Biotic is bacteria. So basically killing of bacteria. Not your entire GIT, gastrointestinal system is covered with bacteria. Your intestine is known as second brain of your system, of your body. अब क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक से बुरे बैक्टीरिया तो मर रहे हैं, बट अच्छे बैक्टीरिया जो हमारी इम्यूनिटी के लिए, डाइजेशन के लिए चाहिए, वो भी एलिमिनेट हो रहा है. एंड सिंस यू नो माइंडलेसली पीपल आर पॉपिंग एंटीबायोटिक्स लाइक पॉपिंग्स, एकदम मतलब लिए जा रहे हैं. एंड वाई? बिकॉज या मेरे सर में दर्द था, डॉक्टर ने मुझे ये बोला, तू भी यही लेगा. इट्स नॉट वन रेमेडी सूट्स ऑल, और यू नो वन रेमेडी फिक्स ऑल ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं होता. वो टू डॉक्टर हो सकता है उनको वो चीज़, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है. हो सकता है आपका हेडेक एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो रहा हो, बैक्टीरियल कोल्ड से हो रहा हो, और उनका हेडेक माइग्रेन से हो रहा हो. ट्रीटमेंट इज नॉट द सेम, राइट? सो गो टू अ मेडिकल प्रोफेशनल, डोंट माइंडलेसली टेक मेडिकेशन. एंड एंटीबायोटिक में मेन प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि 2.8 मिलियन पीपल हैव डेवलप्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. अब जब तक एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं हुआ था, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन. पेनिसिलिन से पहले आप देख लीजिएगा, एक नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंसान को मार सकता हो. अब सिफिलिस की पेशेंट को देखना, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, देयर फेसेस वर डिस्ट्रॉयड, देयर आईज वर पॉप्ड आउट, उनका पूरा फेशियल सिमेट्री, पूरा फेस डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा शरीर डिस्ट्रॉय हो गया. अब बट एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, सो यू नो देयर हैव बीन लाइफ सेविंग डिस्कवरीज, बट दैट डजंट मीन दैट यू टेक इट कॉन्स्टेंटली, बिकॉज एक बार वंस यू बिकम इम्यून टू इट, रेजिस्टेंट टू इट, तो वो इन्फेक्शन ओवरकम नहीं कर पाएंगे. जैसे कई केसेस में देखा गया है, समवन हैज अंडरगॉन सर्जरीज, पोस्ट ऑप केयर में antibiotics have stopped working and those infections become fatal. Why? Because people have mindlessly consumed antibiotics when it was not required. And पहले देखा गया था, now after COVID there is a lot of awareness regarding this. The first surgeon, historically, when he used to do surgery, he used to apply honey because antibiotics need. So I'm not saying honey apply करो, antibiotics are essential, but have it only when they are essential. अभी क्या है, अगर आपको अपना नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट करना है, यू टेक हनी एंड नेचुरल हनी. मार्केट में कोई भी प्योर हनी नहीं मिलता. अगर आपने कहीं बी हाइव देखा, गेट हनी एक्सट्रैक्ट हनी, ठीक है. यू कैन हैव टर्मरिक, अपना जो कच्ची हल्दी होती है, टर्मरिक, जिंजर विथ लिटिल विथ यू नो डैश ऑफ वाइट पेपर और ब्लैक पेपर्स. सिनेमन इज गुड, बट जिंजर एंड हल्दी पर्टिकुलरली, टर्मरिक में, एंड उसमें अगर आप ब्लैक पेपर या वाइट पेपर ऐड कर लेते हैं, जो उसमें कर्क्यूमाइन कंपोनेंट होता है, उसका अब्जॉर्प्शन 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है. तो टर्मरिक एंड हनी आर नोन एंटीबायोटिक्स एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, एंड दे एक्चुअली soothe your intestine. They soothe good bacteria, and you know these are natural antibiotics, so can have a TT for natural immunity boosting properties. And then steroids के बारे में भी, steroids का नेचर ये है इम्यूनिटी को सप्रेस करें. तो जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, जहाँ पे बॉडी अपने आप को ही अटैक करने लगती है, वहाँ पे स्टेरॉइड्स का यूज होता है. बट सम पीपल दे हैड एलर्जिक रिएक्शन, प्रेडनिसोलोन का उनको ऑइंटमेंट दिया है, तो वो रिएक्शन तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो स्टेरॉइड अप्लाई ही करते रहते हैं. प्लासिबो इफेक्ट, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाता है कि हम ये करेंगे तो ये नहीं होगा. बट एक्सेसिव स्टेरॉइड से ये होता है कि इम्यूनिटी तो डाउन जाती ही जाती है. देयर इज दिस सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम. एक्सेसिव स्टेरॉइड से कुशिंग सिंड्रोम भी हो जाता है, जिसमें ब्रूजिंग बहुत इजीली हो जाती है, बोन्स ब्रिटल हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, पर्सन बिकम्स वीक, बोन बिकम्स वीक, दे सफर फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, देयर इज दिस ओबेसिटी, ट्रंकल टर्बिडिटी, राइट, हेयर थिनिंग हो जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्टेरॉइड कंजम्पशन which leads to Cushing syndrome, and these are some symptoms and signs of Cushing syndrome. Antibiotics and steroids. These are the most abused drugs, I would say, in today's day. So, बच्चों की ट्रीटमेंट करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और क्या डिफिकल्टी आती है? बच्चे और इसको आप समझा सकते हैं. फर्स्टली इन टुडेज डे एंड एज में ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि बच्चे परमेश्वर की देन, वो बोझ नहीं. Children are inheritance from Lord. In today's generation, you know, I have seen people saying, and they sound very intellectual, saying that बच्चे burden होता है. बच्चे burden नहीं होता.
You know, you have puppies and dogs. Come on, man. And you think that the children are burden already. अच्छा ठीक है. So coming to the dental part of it, um, जो एक न्यू बॉर्न पैदा होता है, एक इल्पी पैदा होगा, तो यूजुअली देखा जाता है कि कहते हैं कि ओरल हाइजीन जब दांत निकलेंगे तब करेंगे. ऐसा नहीं होता. व्हेन देयर इज नो टीथ बट देयर आर जॉज, आपका गम्स होते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, एक गॉज आती है, मदर्स और एनी गार्जियन फॉर दैट मैटर, वो गॉज को लेके आपको उन गम पैड्स को साफ करना चाहिए, क्योंकि जब वो दूध पीते हैं तो वाइट काफ आने लगता है. देयर इज रेजिड्यू एंड बैक्टीरिया उनके ओरल कैविटी में है. ओके, सो यू स्टार्ट मैन्युअली रिमूविंग दैट वाइट हाफ. वो बहुत स्पीसीज से लेके आप वाइट गोल का जो गम पैड्स है वो साफ करने लगे. एंड दिस हेल्प्स विद टीथिंग, क्योंकि दांत आने से पहले दैट इज दिस Transparent covers with brushing. अवॉइड दैट. दैट इज टू बिग फॉर एन इन्फेंट्स माउथ. हाँ, ऑल्दो ये काफी सारी चीजें निकल गई हैं, बट अवॉइड दैट बिकॉज इट इज वेरी अब्रेसिव ऑल्सो. गॉज इज फर्स्टली इट्स मेडिकेटेड, स्टरलाइज गॉज होती है, एंड इट इज सॉफ्ट एंड इट इज मेड आउट ऑफ कॉटन, सो इट इज नॉट अब्रेसिव. वो छीलेगा नहीं उनका गम पैड. सो यूज गॉज. आता है वो भी. मेरा खुद एक नेफ्यू है, ही इज माई बंडल ऑफ जॉय, आई लव यू लंच. तो उसके लिए भी आए थे, बट मैं बोला यूज नहीं करना है, तो मैं उसका खुद ही गॉज लेके उसका साफ करती हूँ गम पैड. तो ठीक है, ये गम पैड हो गया. और जो पहला दांत है, स्टार्ट ब्रश. बच्चे का ब्रश करवाने लगे, एंड डोंट ब्रश हॉरिजॉन्टली, बहुत मेरनी से सर्कुलर मोशन में, एंड नॉट जस्ट फ्रंट पार्ट, पीछे का भी भाग, क्योंकि मैंने देखा है लोग बस सामने से ब्रश करते हैं. नो, योर टीथ इज देयर बिहाइंड ऑल्सो, यू हैव टू इंटरनली, यस, लिंगुअल सरफेस, उसको उस चीज को भी साफ करना चाहिए. अभी क्या होता है कि देयर इज दिस कंडीशन नोन एज नर्सिंग बॉटल कैरीज. जो मदर अपने बच्चों के मुंह में बॉटल रखती थी, दूध पीते 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 वो सो जाता प्रोलॉन्ग आवर्स के लिए, रात रात भर, तो देखा है कि उनके सारे जो दूध के दांत या प्राइमरी डेंटेशन बोलते हैं, वो सारे सड़ जाता, सब में कैविटीज आ जाते हैं. सो डोंट कीप बॉटल फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन एनी चिल्ड्रंस माउथ. ठीक है, एंड वो गॉज से गम पैड्स आपको साफ करने हैं, एंड स्टार्ट ब्रशिंग द मोमेंट द फर्स्ट टूथ इरप, स्टार्ट ब्रश. थर्ड कंसर्न ये आता है जब 7 से 12 साल की एज में बच्चों में आता है अगली डकलिंग स्टेज. इसमें क्या होता है, आधे आपके दूध के वहाँ पे प्राइमरी दांत, आधे आपके परमानेंट दांत हैं, स्पेस भी है, गैप भी है, आधे दांत बड़े लग रहे हैं, आधे दांत छोटे लग रहे हैं. सो इट गिव्स अ वेरी अगली अपीयरेंस. So parents get very concerned that whether also treatment is required. So it's not required. It's a self-healing phase. Just because इसमें permanent दांत भी आ रहे हैं, primary दांत भी है, तो वो it's just a transitory phase जहाँ primary dentition से permanent dentition की तरफ है, तो उसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है. दूसरा मैंने देखा है जब adults होते हैं, permanent दांत की बात आती है, so people get root canal done. बट बच्चों में क्या कहते हैं, परमानेंट तो आने वाले हैं, निकलवा देते हैं, दूध की तो दांत है. ये गलती मत करिए. क्यों? बिकॉज आपकी परमानेंट टीथ का एक स्पेसिफिक टाइम है आने का. अगर एक दांत मेरा परमानेंट टीथ 12 से 13 साल की उम्र में आ रहा है, और मैंने उसका सक्सेडेनियस टीथ, जो उसको प्रीडेसेसर टीथ है, जैसे आपका जो मिल्क टीथ है, वो मैंने निकाल दिया, तो क्या होता है, उसके जो साइड के दांत हैं, दे विल ट्राई टू क्लोज दिस स्पेस. ये दांत ने किए निकाले नहीं है, बट वो अपने जैसे कोई met me long before this यार. जैसे होता है ना, कुछ टूट गए बहुत देर में निकले, और उसके बाद तो बाकी निकले, उन्होंने स्पेस कम कर ली. एग्जैक्टली. तो जो परमानेंट टीथ है वो आउट ऑफ अलाइनमेंट आती है. सो रादर देन बच्चों में हम आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं बोलते, पल्पिक्टमी बोलते. सो इट इज वेरी एसेंशियल इन ऑर्डर टू प्रोहिबिट और प्रिवेंट ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर फर्दर. सो कीप दोज मिल्क टीथ, गेट पल्पिक्टमी डन इन देम. अगर पल्प इन्वॉल्व हो जाता है कैविटेशन की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, पल्पिक्टमी करवा लीजिए, बट कीप दैट टूथ देयर एंड लेट इट फॉल ऑफ नेचुरली. Pat, how to take this? पैट ब्रेथ को, पैट ओडियो को हम हालिटोसिस बोलते हैं. दो टाइप के होते हैं. एक फिजियोलॉजिकल हालिटोसिस होता है, जैसे सुबह उठते हैं हम, तो देयर इज दिस पैड और फाउल एयर है. व्हेन वी हैव एनीथिंग पंजेंट लाइक गार्लिक एंड अनियन, दे आर रिच इन सल्फर कंपाउंड्स, सो दे गिव दिस pungent odor. And then there is white hope, people who just brush their teeth and they don't clean their
tongue. So there is this coat that develops there and it stings. So all these things can be treated by good oral hygiene practices, which we will discuss. But एक होता है after radiation therapy. If someone has had cancer or for some reason they have undergone radiation therapy, so there is dry mouth after that. It is a side effect of radiation therapy. Xerostomia बोलता है, उसमें saliva एकदम खत्म हो जाता है, या saliva आता भी है, so it's not thin and fluidy, it is thick and viscous. तो उसकी वजह से भी फाउल ओडर आने लगती है. तो इन सच पेशेंट्स what should be done is they should chew on Zytol gums, क्योंकि जितना आप chew करते हो उतना ही saliva और ज़्यादा flow करता है. And secondly, there is artificial saliva as well in very severe cases where we can use artificial saliva. बाकी good oral hygiene practices can maintain, good good teeth health, gums health, and it can avoid halitosis also. अब good oral hygiene की बात कर रहे हैं, dentist हो मैं तो बताना तो पड़ेगा ही. Brush twice a day and don't take it lightly. Right. So in pediatric patient we have seen एक digit sucking habit, thumb sucking habit बहुत common होते हैं. So it starts by the age of 6 months and it continues up to 4 years. But अगर वो 5 years के बाद भी continuing होते हैं, so it becomes pathological. तो इसमें क्या होता है, यूजुअली ये देखा गया है कि जिन बच्चों के अब्यूजिव हाउस होल्ड से आ रहा है, क्या निग्लेक्टफुल पेरेंट्स के हाउस होल्ड से आ रहा है, दे टेंड टू हैव प्रोलॉन्ग डिजिट सकिंग हैबिट. बिकॉज डिजिट सकिंग से क्या होता है, उनको ऐसा लगता है दैट दे फील कंफर्टेड, दे फील सिक्योर, सो दैट इज व्हाई दे कंटिन्यू विद दीज हैबिट्स, राइट. हाँ जी. तो इसमें क्या होता है आपका, इसके बाद डायरेक्टली स्पिरिचुअल उसमें आ जाता है. ठीक है. तो फिर तो ये देखा गया है कि जिधर निग्लेक्टफुल पेरेंट्स रहे हैं वहाँ पे डिजिट सकिंग हैबिट बहुत कॉमन हो जाती है. तो इसमें क्या होता है, एंटीरियर ओपन बाइट रहता है, मुंह खुला का खुला ही रहता है, लाइक हाउ वी आर सिटिंग यू कैन क्लोज अ माउथ, पर इनमें खुला ही रहता है. मैक्सिलरी आर्च जो अपर जॉ है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है. तो इसके लिए पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, पीरियोडोंटिस्ट एंड ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना चाहिए फॉर हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस. एंड ये भी देखा गया है कि कई लोग क्या करते हैं, उनके कुछ कड़वा चीज़ जुगा देता है ताकि वो लें, तो फिर बट एक्चुअली दैट विल नॉट हेल्प. जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर चल रहा है, दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ एंड दिस हैबिट विल डाई ऑन इट्स ओन. So, as my channel name is Nirvana the True Spirituality, so मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ने आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला. माई स्पिरिचुअल जर्नी प्रभु यीशु मसीह के साथ बस मेरी प्रोफेशनल लाइफ नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी अलग कर दी है और अच्छे के लिए करी है. आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. आई वॉज वर्किंग समवेयर एंड वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे एक पेशेंट में कुछ ऐसी चीज़ें करने को बोली थी विच ट्रीटमेंट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. एंड वो ट्रीटमेंट करने के बाद ऐसा भी नहीं कि सोल्यूशन हो जाता उस चीज़ का, पेशेंट को बार बार आना पड़ता. तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में ये बोला है, डू अल्टू अदर्स एज यू वुड वांट देम टू डू विद यू. दूसरों के साथ वो करें जो तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें. तो इफ आई गो टू अ डॉक्टर एज अ पेशेंट, आई वांट देम टू ट्रीट मी ऑनेस्टली एंड ट्रीट मी वेल सो दैट आई डू नॉट हैव टू गो बैक टू द हॉस्पिटल. तो यहाँ पे या तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की सुन सकती थी या जो प्रभु के वचन कहते हैं मैं वो सुन सकती थी. सो दैट पेशेंट एंड आई वेंट ऑन अ रिवोल्ट. आई ट्रीटेड दैट पेशेंट. Administration told me if you want to treat this patient and you want to treat that patient your own way, you will have to purchase the material. We will not give you material. So I purchased the material. I did the right treatment, and then I left that place. But that patient calls me today also. मैम आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा. मैम आपने मेरे साथ सही चीज़ करी. Because इससे पहले भी वो कई सारे डेंटिस्ट के हाथों से गुजर चुकी थी. कई उसके दांत निकाल दिए गए थे. कई रॉन्ग RCTs हुई थी. एंड दैट लेडी डेवलप डेंटोफोबिया. उनका रिव्यू मेरे पास आज भी है एंड इट्स देयर ऑन माय इंस्टाग्राम पेज. तो शी हैज़ गिवन सच जेन्युइन रिव्यू. उनको एक फोबिया पैदा हो गया था, बट आफ्टर सीइंग दैट समवन कुड टेक स्टैंड फॉर हर फोबिया हैज़ लेफ्ट हर. एंड शी कॉल्स मी, शी वाज हैविंग ट्रबल कंसीविंग बिकॉज दांत ही नहीं बचे, खा ही नहीं रहे, न्यूट्रिशन ही नहीं जा रहा, तो कैसे कंसीव करेंगे. सो नाउ शी इज कंसीव्ड ऑल्सो. So, she gives me a call and says that you did not leave my hand. And so, as a doctor, that was truly fulfilling. So, yes, this is one of the examples.
how my spiritual journey and how God's word has, impacted my profession, right? And there are many others. बेसिकली हम ये मान के चले कि जब व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसका शरीर भी अच्छे से वर्क करता है. There's no doubt about it. There's absolutely no doubt about it because mental health space कोई symptom दिखता नहीं है. It's all what you feel from inside. एंड 90% बीमारियां यहाँ से स्टार्ट हो गई. I've seen patients with strong willpower, strong support system overcome deadly diseases. And I've seen patients who've had not minor but diseases, but which are curable. But क्योंकि वो willpower नहीं थी तो नहीं survive कर पाया. जब कोई इमोशनल वे से या आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है तो फिजिकली भी स्वस्थ होता है. दैट इज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज अभी मेंटल हेल्थ स्पेस में इतना अवेयरनेस आ रहा है एंड फिजिकली इट कांट बी सीन बट इट इज देयर एंड राइटफुली सेड कि ये सारा यहाँ से ही शुरू होता है बिकॉज मुझे अपना भी टाइम याद आ रहा है. इन माई 12th स्टैंडर्ड आई वॉज एडमिटेड फॉर 6 months. मैंने बायोलॉजी में थर्ड हाईएस्ट मार्क्स लिए थे एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई वाज फेंटिंग एंड उससे मैं 6 महीने के लिए एडमिट हो गई थी. अब क्या हो रहा था कि मैं ये देख रही थी कि दुनिया में एक अंधकार तो है और मैं वो देखती रहती थी. आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज, लॉट ऑफ सीरीज. बट उसमें क्या था कि व्हेन आई वाज गोइंग ऑफ टू स्लीप एट नाइट एक खालीपन हमेशा महसूस होता था और वो खालीपन अंधकार बन रहा था. एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू ट्राई टू इग्नोर इट. बट एक बार जब फेस करना आया तो मैं बहुत ओवरवेल्म फील करती थी एंड आई सो मच सो दैट आई यूज्ड टू फेंट. एंड ये अंधकार से मेरा सामना 10 साल पहले हो गया था और आज के ज़माने में ये बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है. और उस टाइम पे फिर ऐसा ऐसा कोई भी दरबार नहीं था जहाँ पे मैंने सच्चाई के लिए आंसर्स के लिए खटखटाया ना हो. और उसी टाइम पे मुझे बाइबल मिली थी. उसमें मैंने साम्स 91 पढ़ा, भजन संहिता 91. उसमें ये लिखा है जो परम प्रधान की हुजूरी में बैठता है उसको सर्वशक्तिमान अपनी छत्र छाया में ले लेता है. उसने तुम्हें बिच्छू और सांपों को रौंदने का अधिकार दिया है और क्योंकि तू मेरा नाम जानता है मैं तुझे लंबी आयु दूंगा, मैं तुझे गलत चीज़ों से बचाऊंगा. और मुझे उस टाइम पे बिल्कुल उसी चीज़ की ज़रूरत थी. अब वो फिजिकल स्कॉर्पियो और सांपों की बात नहीं कर रहे. ही इज टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव पावर, नेगेटिव थॉट्स, जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक चीज़ें हैं, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने वो तुम्हारे पैरों के नीचे उनको रोलने का अधिकार हमें दिया है. तो मेरे पे काल सर्प योग बताया था किसी ने. तो लेकिन जब से प्रभु यीशु मिले और मुझे ये पता चला कि ये ऐसा भी वादा है परमेश्वर का, तो सारे काल चले गए, सारे सर्प चले गए, सारे दोष चले गए, सारे रोग चले गए. तो इट वॉज ऑल अबाउट बिलीफ. एंड उस टाइम पे मैं ध्यान करती हूँ मैं और मेरी मम्मी इतने हताश हो गए थे क्योंकि कुछ आंसर ही नहीं मिल रहा था. मेरी सारी रिपोर्ट्स, MRI, ECG, EEG, एवरीथिंग वाज नॉर्मल. और मेरी ऐसी दवाई शुरू कर दी थी तो जो अगर मैं आज तक लेती तो मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम खराब हो जाता. और जब वो दवाई चढ़ती थी तो मेरा नसें एकदम स्टोन कोल्ड हो गई थी और नसें जब पाल्पेट करते थे तो एकदम वो स्टोनी हार्ड हो गई थी. मेरे पैरों के थ्रू वो ड्रिप चढ़ाई जाती थी एंड ऑल ऑफ दिस एंड नो आंसर. तो हमने ये तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम उस साल 12वीं का एग्जाम देंगे. बट मैंने 12वीं के एग्जाम भी दिए, मैं 84% से पास भी हुई. और जहाँ तक वो खालीपन की बात है, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो भी मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं वो ज्योति में चलेगा. तो वो समाज का अंधकार मेरे पे अब वो कोई कब्जा नहीं कर पाया. और वही प्रभु यीशु ने ये भी बोला दैट आई विल गिव देम लिविंग वाटर्स. मैं उनको जीवित प्याला दूंगा कि वह कभी प्यासे ना रहेंगे. नाउ ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट असली का पानी. ही इज टॉकिंग अबाउट वो जो खालीपन है वो कभी मैंने उस दिन के बाद एक्सपीरियंस नहीं किया है. ऐसे नहीं गलत अब शब्द बोले गए हैं, झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, लेकिन मैं वो टाइम नहीं भूल सकती. वो अंधकार जो अंदर का था वो परमेश्वर ने ले लिया. वो परमेश्वर ने ले लिया और वो अंधकार फिर एंड उसका अंत हो गया एटलीस्ट मेरे लाइफ में. एंड देन पीपल से दैट यू आर अ डॉक्टर, यू कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. इवन योर साइंस सेज दैट देयर इज दिस पर्टिकुलर रेंज, विजिबल रेंज, जिसमें आप देख पाते हैं. इससे आगे एक्सरेज होते हैं, इंफ्रारेड रेज होते हैं, माइक्रो रेज होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, जिनको आप देख नहीं सकते. एंड सेम इज द केस विद योर हेयरिंग रेंज. देयर इज दिस स्मॉल रेंज दैट यू कैन हेयर. सो हाउ आर वी सो श्योर दैट जो हम देखते हैं और सुनते हैं बस उससे ही जो हम कंक्लूजन्स निकालते हैं
तो वो ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंस वी कांट सी 90% ऑफ थिंग्स एंड 90% वी कांट इवन है. सो ये बहुत प्राइडफुल वाली बात है जो मेरे कई सारे एथीस्ट दोस्त और यार हैं वो मुझसे कहते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि इट्स अ वेरी प्राइडफुल थिंग, because there are entities, there are beings, there are powers that are beyond us which we can't see or hear. But if there is God, there is evil, and when I face that evil, Lord came through, and उनके नाम के आगे कोई भी नकारात्मक चीज नहीं टिक सकती. तो ये मेरा खुद का अनुभव रह चुका है. So, who inspires you and who motivates you a lot? My Lord और Jesus Christ inspires me, बिकॉज उनके वचन में है कि जो आपके बारे में गलत बोले आप उनका भला करें, जो आपको सताएं आप उनके लिए अच्छा करें, और जो आपके लिए गलत चाहते हैं आप उनके लिए प्रार्थना करें. तो जिन लोगों ने आपको वायलेट किया आप उनको माफ़ करें, आप क्षमा करें. तो he has inspired me and he inspires me to do right things irrespective of however things are or whatever pressure demands me, whatever pressure demands of me. और इंस्पिरेशन वो है, मोटिवेशन मेरी मदर से, डॉक्टर अमिता सिंह, शी इज़ अ PhD इन पॉलिटिकल साइंस, उनसे आती है. बिकॉज एज आई सेड, कोई अगर 100% देता है और अगर 20% एक्स्ट्रा भी है. व्हेन आई वाज इन माय एग्जामिनेशन हॉल शी यूज्ड टू सिट आउटसाइड एम्प्टी स्टमक कि मेरी बच्ची को कुछ ना हो जाए. शी हैड बीन व्हाइल आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 6 months in 12th standard, शी हैड बीन देयर विद मी. तो फिर she inspires me. I've found a great friend in her, a great companion in her, and with a mother like her, you can fight, world. My nephew Evansh, he's a bundle of joy, and my cousin Aryan, he is a very strong man. I think God has placed him in my life to teach me unconditional love. Brother Sheldon Bangera, through his prayer and fasting meeting, my life has changed. And Dr. Risa Thomas, he is head of CD's Coaching Academy. Yes. And this is not non-transferred. लास्ट 19 ईयर्स से एम्स के टॉपर एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के टॉपर उनकी मेंटरशिप से निकलते हैं. एंड बाय ऑल सीरीज आई हैड दिस चांस टू बी मेंटर्ड बाय हिम. एंड डे बिफोर एग्जाम बाकी कोचिंग अकेडमीज आपको बताते हैं कि कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है. सी वाज टेलिंग अस why it is important to be a man of conviction or a woman of conviction. Why is it important to be a good person? And why you should honor your parents, because during this time of preparation बहुत सारे conflicts arise हो जाता है पेरेंट्स में और बच्चों में. Yes. So you should honor your parents. He was talking about old age home, and your parents even cleansed your poops. And he was telling us about why is it important to be a nice person. मेरा सारा stress example निकल गया, and he made me realize that there are deeper things in life, more important things in life, and you should always keep focus on them. So yeah, all these people have inspired me and motivated. So, one last question: how to contact you and me about Daisy? So we have recently opened up an online dental consultancy. You can be anywhere in the world or in India, and if you can contact us for diagnosis, for your treatment plan, and you can get the treatment done by any of your clinics, nearby clinics. But for treatment plan and for any other confusion regarding diagnosis and treatment, you can contact us. And एक नंबर दे दिया जाएगा स्क्रीन पे, आप उधर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड फॉर एनीवन हु इज कमिंग थ्रू दिस पॉडकास्ट देयर विल बी 10% ऑफ. Thank you. And the name of Daisy is, again, I believe it's when I was going through depression, spending time in nature helped me quite a lot. And if you see these big fashion brands, they are trying to mimic nature to make their jewelry and whatever fashion designing is it. I was like, why not put God's nature in a jewelry that will have real nature and real jewelry, and you can flaunt it. And by God's grace, if it's its will, certain portion of Nearmore Daisy का जो भी एक कट है वो सेक्स ट्रैफिक विक्टिम्स को रेस्क्यू करने में जाएगा. Wow. So that was the main reason of starting Nearmore Daisy. So thank you. It was really a nice podcast and nice talking to you. Likewise. It was my pleasure. Thank you so much. Thank you.